Thrilled and excited to know that your score is actually improving with this video series. कमिटमेंट है हमारा कि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अमन सोडी दिस साइड, हेलिक्स बॉटनी डिपार्टमेंट। एक बड़ा ही स्कोरिंग और बड़ा ही पावरफुल टॉपिक लेके आज मैं आई हूं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इस टॉपिक में आप लोगों को कुछ छोटे छोटे कंफ्यूजन्स रहते हैं एंड आई होप कि इस लेक्चर के बाद वो सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। शुरू कर रही हूं मैं, बस अपना थोड़ा सा ध्यान बना के रखना। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक मतलब इसमें फूड का फॉर्मेशन होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है मतलब एनर्जी लगेगी तो खाना बनेगा, एनर्जी को यूज करके खाना बनेगा और जो खाना यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उस फूड को बच्चे हम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगती है और फूड का प्रोडक्शन होता है। गॉट इट? दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। मेन चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन दो मेन चीजें जो यहां पे रिक्वायर्ड हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। खाना इसमें बनेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और फिर जाके ये फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस को एक एम्पिरिकल इक्वेशन से मैंने यहां पे शो किया है, जो उसका एक कंप्लीट इक्वेशन है। ध्यान से देख लो इसको। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के यूज होंगे, 12 पानी के मॉलिक्यूल यूज होंगे और एंजाइम्स की मदद से इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होंगे। क्या देखा आपने? 12 पानी के मॉलिक्यूल यूज होते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। गॉट इट? और साथ में निकलती है एक बाई प्रोडक्ट जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, दैट इज ऑक्सीजन। तो बेटे कुछ आज ऐसा पढ़ने वाले हैं जिसके बिना हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। फूड तो बनता ही बनता है और साथ में बनती है ऑक्सीजन जिससे हम रिस्पायर कर पाते हैं। तो आई होप इस स्लाइड के ऊपर जो बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ताकि हम आगे चल के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, वो आपने देख ली। सम अप करते हैं क्विकली। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। खाना बनता है, कुछ चीजें सिंथेसाइज होती हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पिगमेंट की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। देखा आपने, रिक्वायरमेंट बहुत हाई है और फिर कुछ ऐसा बनता है जो पूरे प्लैनेट को सस्टेन करता है। दो चीजें बनती हैं मेनली, एक बच्चे फूड और एक बाई प्रोडक्ट यानी कि ऑक्सीजन। फूड और ऑक्सीजन इस प्लैनेट पे इसी प्रोसेस से आते हैं। इसका मतलब वाकई कुछ बढ़िया सा आज हम बढ़िया सा वाला प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। वैसे तो हम आपको हर टॉपिक में एक्सपेरिमेंट शुरू में किसने किया, किसने ढूंढा, ये नहीं कराते, लेकिन बेटे जहां एनसीईआरटी मेंशन करती है वहां हमें इसको बहुत अच्छे से समझ के याद भी करना है। और एक और मजेदार चीज बताऊं, एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट के नाम तो यहां याद करने ही है, उनके ईयर भी दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। और जहां एनसीईआरटी ने ईयर्स दिए हैं, वर्किंग ईयर, लाइफ ईयर, बेटा वो लर्न करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखे हैं ना वर्किंग ईयर्स, ये आप आराम से बैठ के लिख लिख के याद कर लेना। कॉन्सेप्ट में समझा रही हूं कि कैसे फोटोसिंथेसिस की डिटेल पता चली और फोटोसिंथेसिस की मिस्ट्री कैसे अनफोल्ड हुई। अभी आपको इक्वेशन दिखाई थी ना, अब उस इक्वेशन को जब हम पढ़ते हैं तब हमें लगता है तो बड़ी इजी सी है। इजी नहीं है, सालों लग गए थे इसको ढूंढने के लिए। किसी ने पता किया क्लोरोफिल चाहिए, किसी ने पता किया लाइट की रिक्वायरमेंट है, किसी ने पता किया ग्लूकोज बनता है, किसी ने पता किया ऑक्सीजन निकलती है। तो आपके लिए वो एक सम इक्वेशन थी, एक प्रॉपर इक्वेशन थी, लेकिन उसको रिवील करने में सालों लग गए। बस इन्हीं को अर्ली एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ध्यान से देखना ताकि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। शुरुआत होती है जोसेफ प्रिस्ले से। जोसेफ प्रिस्ले ने पहली बार ढूंढा कि प्लांट कोई प्रोसेस करता है। मतलब ये तब की कहानी है जब फोटोसिंथेसिस का पता ही नहीं था। प्रिस्ले ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किए। बेल जार के अंदर उन्होंने एक माउस रखा और सफोकेशन से मर गया। फिर एक बेल जार के अंदर उन्होंने एक जलती हुई कैंडल रखी और वो बुझ गई। बेल जार के अंदर एक चूहे को रखा, सफोकेशन से मर गया। बेल जार के अंदर उन्होंने एक जलती हुई कैंडल रखी और बेटे वो बुझ गई।
अच्छा है ना। लेकिन जब मिंट का प्लांट साथ में रखा ना, तो फिर उन्होंने देखा कि चूहा भी जिंदा रहा, और वो जो कैंडल थी ना शुरू में बुझ गई, लेकिन बाद में जब उन्होंने जलाने की कोशिश करी तो वो भी जल गई, है ना। देखो उस टाइम पे कितना सरप्राइजिंग होगा ये, कि एक एनिमल मर रहा है बेल जार के नीचे और कैंडल बुझ रही है, लेकिन जब हम साथ में प्लांट को रखते हैं तो दोनों को सपोर्ट मिलती है, वो एनिमल भी जिंदा रहता है और वो कैंडल भी जलती रहती है। इसका मतलब प्लांट इस प्लेनेट पे कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि प्लांट कुछ ऐसा कर रहा है जो गंदी हवा को प्यूरिफाई करता है। ऑफ कोर्स उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, ये आज हमें पता है। तो पहली बार उन्होंने बताया था कि प्लांट कोई प्रोसेस करता है जिससे डैमेज्ड हवा साफ हो जाती है और रिस्पायर करने में और कंबस्चन करने में सपोर्ट मिलती है, क्योंकि इस प्रोसेस में कौन सी गैस निकल रही थी? बोलो बोलो, ऑक्सीजन निकलती है ना। तो ये देखो, प्रिस्ले को पढ़ लो फटाफट। असेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, एनसीईआरटी कहती है, प्रिस्ले ने बताया, जोसेफ प्रिस्ले इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। तो दुनिया को पता चला भाई प्लांट कुछ ऐसा करता है जो कि गंदी हवा को प्यूरिफाई करने वाला प्रोसेस है, ठीक है जी। अब इनके प्रोसेस को, इनके एक्सपेरिमेंट को बच्चे आगे कंटिन्यू किया जैन इंजन हॉस ने। दोबारा बोलती हूं, वर्किंग ईयर्स, लाइफ ईयर्स बच्चे जहां एनसीईआरटी देती है ना, हमें याद करने पड़ेंगे। प्रिस्ले के बेल जार एक्सपेरिमेंट को इंजन हॉस ने कंटिन्यू किया। इंजन हॉस ने कहा कि जिस प्रोसेस की बात प्रिस्ले कर रहे हैं ना, वो सिर्फ लाइट में होता है, क्योंकि उन्होंने प्लांट के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रखा। उन्होंने देखा कुछ बबल्स आ रहे हैं, वो बबल चेक किया गया तो ऑक्सीजन के थे, लेकिन ये बबल सिर्फ 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 तब आते हैं जब उसको लाइट में प्लेस किया जाता है। अगर आप प्लांट को उठा के डार्क में प्लेस कर दोगे, वो बबल्स आते ही नहीं। इसका मतलब ऑक्सीजन सिर्फ डे लाइट में प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे लाइट में होता है, ठीक है जी। फिर जूलियस वॉन सैक्स ने बताया कि जब ये प्रोसेस होता है तो खाना कौन सा बनता है? खाना बनता है कार्बोहाइड्रेट, ऑफ कोर्स इट इज ग्लूकोज, ठीक है। तो देख रहे हो कितनी मेहनत लगी, एक ने ये ढूंढा, दूसरे ने पता किया कि ये भी चाहिए, तीसरे ने पता किया कि ये बनता है। उसके बाद आए एनसीईआरटी, अच्छे से पढ़ो तो एक लाइन लिखी है, माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन वाज गिवन बाय अ रेनाउंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और इनकी कंट्रीब्यूशन को बहुत बढ़िया माना जाता है, कॉर्नेलियस वैन मील। कॉर्नेलियस वैन मील ने बताया कि ये ऑक्सीजन जो है ना, दैट कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से नहीं आती, ये पानी के टूटने से आती है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है, पर उन्होंने एक आइडिया दिया कि ये ऑक्सीजन यहां से नहीं आ रही, यहां से आ रही है, पक्का पानी टूट रहा है। अब बच्चे उनको कैसे पता चला? बहुत बड़ी बात थी, अपने टाइम के हिसाब से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, है ना, क्योंकि कई साइंटिस्ट को लगता था यहां से आती है, कईयों को लगता था यहां से, उन्होंने कहा यहां से आती है। वो एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, यानी वो बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया H2O को यूज नहीं करता, जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो पानी को यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए वो ऑक्सीजन भी नहीं निकालते, वो यहां H2S को यूज करते हैं और फिर वो सल्फर को रिलीज करते हैं। ध्यान से देखो, वो पानी की जगह H2S को यूज करते हैं और फिर यहां बाई प्रोडक्ट सल्फर निकलती है। बेटे अगर ऑक्सीजन यहां से आती होती तो इधर भी निकलनी चाहिए थी। तो सिंपल बात, पानी को यूज करेगा तो ऑक्सीजन कोई निकालेगा, पानी को यूज नहीं करेगा कोई तो ऑक्सीजन नहीं निकालेगा। तो बताओ फिर ऑक्सीजन कहां से आती है? पानी से आती है ना। तो H2S को यूज करो तो फिर ऑक्सीजन नहीं आती, इसका मतलब H2O यूज करने वालों से ऑक्सीजन वही रिलीज कर पाते हैं, दैट मीन ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है जी। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था, पर वर्डिंग पढ़ो, आइडिया दिया था उन्होंने, ठीक है, कंफर्मेशन किन्होंने किया, जिसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो गया कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से नहीं, पानी के टूटने से ऑक्सीजन बाहर आता है। दैट फाइनल कंफर्मेशन वाज गिवन बाय रूबेन हस्सेड एंड कैमेन। अगर आप ईयर देखो ना तो ये सबसे रीसेंट वाला है, इन्होंने फाइनली कंफर्म कर दिया था कि जो ऑक्सीजन है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है, वो पानी के टूटने से बाहर आती है। सोचो भला कैसे किया होगा, हाँ, रिसेंट है ना। तो उन्होंने इस
पर्पस के लिए O18 को यूज किया, इस पर्पस के लिए उन्होंने यहां O18 कर दिया। जैसे मान लो ये 16 वाली ऑक्सीजन रखी उन्होंने, ये 18 वाली रखी, जो बाहर आ रही थी वो 18 वाली थी, ये 16 वाली, ये 18 वाली, जो बाहर आ रही वो 18 वाली। तो समझ गया कि वो कहां से आती है, वो आती है पानी के टूटने से। और पानी का टूटना, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस में जब लाइट से पानी टूटे तो उसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये फाइनल कंफर्मेशन था, याद रखना। O18 हैवी आइसोटोप है ऑक्सीजन का, और जब वो दिया गया पानी को तो ऑक्सीजन भी 18 वाली थी, है ना। दैट मीन्स ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द सप्लिटिंग ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने बहुत मेहनत से मुझे सुना तो फिर ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, कॉर्नेलियस बी वैन नील ने करेक्टली हाइपोथेसाइज किया था कि ऑक्सीजन गैस जो प्लांट निकालते हैं वो कहां से आती है। बेटे वो आती है पानी के टूटने से, ठीक है जी। तो हमारा जो आंसर रहेगा यहां पे, दैट इज दिस। हमारा आंसर रहेगा दिस। सो सीबी वैन नील करेक्टली हाइपोथेसाइज दैट ऑक्सीजन गैस रिलीज बाय प्लांट दैट कम्स फ्रॉम वाटर। पानी के टूटने से ऑक्सीजन बाहर आती है। आगे बढ़ते हैं। आपने एक पत्ता लेना है, मनी प्लांट का पत्ता ले लो, वेरिएगेटेड लीफ लेना है। वेरिएगेटेड लीफ होता है बच्चे जिसका ज्यादातर हिस्सा ग्रीन है और बीच बीच में व्हाइट पैचेस हैं, जैसे मनी प्लांट का पत्ता, सीधी बात आपने देखा होगा, है ना। तो ये वेरिएगेटेड लीफ ले लो, कुछ हिस्से उसके व्हाइट हैं, बाकी सारा ग्रीन है। और थोड़े दिन के बाद आप इसका स्टार्च टेस्ट करो। जब आप देखोगे ये पॉटेड प्लांट का पत्ता है, मैंने तोड़ा नहीं हुआ, लगा हुआ पत्ता है, फिर आपने 2-3 दिन बाद इसको तोड़ना है और इसका स्टार्च टेस्ट करना है। आयोडीन डाल के स्टार्च टेस्ट किया जाता है। जो तो हिस्सा बच्चे ग्रीन होगा वहां तो आयोडीन का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, खाना बनेगा। लेकिन ये व्हाइट हिस्सों में फूड का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब व्हाइट हिस्से में खाना नहीं बनता, ग्रीन वाले हिस्से खाना बना पाते हैं। ग्रीन वाले हिस्से में खाना बनता है, व्हाइट वाले हिस्से में खाना नहीं बन रहा। दैट मींस ग्रीन पार्ट के अंदर जो पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। दैट मींस क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, कितने बढ़िया सिंपल सिंपल से एक्सपेरिमेंट है। आपने फिर से एक पॉटेड प्लांट का पत्ता लेना है और उस पत्ते को हाफ ब्लैक पेपर से कवर कर देना है, आधा पार्ट उसका ढक देना है और आधा पार्ट सनलाइट को एक्सपोज रखना है। और ये पॉटेड प्लांट का पत्ता है, थोड़े दिन छोड़ दो, फिर निकाल के इसको टेस्ट करो। जो आपने कवर कर दिया, जहां आपने लाइट नहीं गिरने दी, वहां फूड का टेस्ट नेगेटिव आएगा, और जो एक्सपोज्ड पार्ट था वहां फूड का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। जिस हिस्से को कवर किया, लाइट नहीं गिरी, वहां खाना नहीं बना, जहां लाइट गिरी वहां खाना बना। इसका मतलब लाइट भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। ऐसे पता चला था धीरे धीरे। क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है, लाइट रिक्वायर्ड है। और ये तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रही हूं। इसको एनसीईआरटी मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बुलाती है। आप सेटअप को देखो, फिर से पॉटेड प्लांट है, लंबा सा लीफ लेना है, आधा हिस्सा उसका फ्लास्क में इंसर्ट कर दो जिसके अंदर हमने ऑलरेडी KOH डाला हुआ है। आप लोग जानते हो ये चीज कि KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। पत्ते को यहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, और जो हिस्सा बाहर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। जो हिस्सा फ्लास्क में है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो हिस्सा बाहर है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। अब पत्ते को हाफ हाफ हम अलग अलग कंडीशन दे रहे हैं, तभी बच्चे इसको मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बुलाते हैं। फिर से आपने थोड़ी देर वेट करनी है, कुछ दिन वेट करो और फिर आप इसको इसका टेस्ट करो। बेटे देखो, ध्यान से देखो, पत्ते के जिस हिस्से को मैंने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी वहां फूड का टेस्ट नेगेटिव आएगा, और जिस हिस्से को मैंने कार्बन डाइऑक्साइड दी वहां फूड का टेस्ट पॉजिटिव। कार्बन डाइऑक्साइड थी तो खाना बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी तो खाना नहीं बनेगा। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड is also required for photosynthesis। तो इतनी मेहनत लगी साइंटिस्ट की, धीरे धीरे चीजें ढूंढी। क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर बेटे
होती कहां पे है? फोटोसिंथेसिस जिन ऑर्गेनेलीज के अंदर होती है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दो फेजेस में चलता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये जो आप देख रहे हो यहां लाइट रिएक्शन होती है और इसके मैट्रिक्स में डार्क रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। अब कई बच्चे बोलते हैं अच्छा लाइट दिन में होती होगी, डार्क रात में होती होगी। नहीं, ये नाम मिसलीडिंग है। लाइट भी दिन में ही होती है और डार्क फेज भी डे में ही होता है। वो नाम थोड़ा सा मिसनॉमर, मिसलीड करता है। पर फोटोसिंथेसिस के दोनों फेजेस, ऑफ कोर्स अगर वो फोटोसिंथेसिस है तो उसके दोनों फेजेस दिन में ही होंगे। ये जगह बच्चे जहां लाइट रिएक्शन होएगी, ये जगह यहां डार्क रिएक्शन होएगी, तो काम बटा हुआ है। आधा काम यहां होना है, आधा काम यहां होना है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर बाय क्लोरोप्लास्ट। तो लाइट रिएक्शन यहां, डार्क रिएक्शन यहां। अब डार्क रिएक्शन यहां होती है ना, ये तो दिख रहा है हमें कि जस्ट एक फ्लूइड है, डेंस फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स होता है जैसे, वो है। इसको बुलाते हैं बच्चे स्ट्रोमा। ये जो फ्लूइड आप इसके अंदर मैट्रिक्स, सिंपल सी बात, इस मैट्रिक्स को हम बुलाते हैं स्ट्रोमा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये है क्या? ये बेटे मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं। बना के दिखाती हूँ आपको, देखो ये मेरे पास एक मेम्ब्रेन है, गॉट इट। ये मैंने उसके अंदर भर दिए पिगमेंट्स, मैंने स्टफ कर दिए उसके अंदर पिगमेंट। तो एक मेम्ब्रेन है मेरे पास जिसके अंदर मैंने पिगमेंट को स्टफ कर दिया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ठीक है, 4 मेन पिगमेंट होते हैं। तो एक मेम्ब्रेन के अंदर मैंने पिगमेंट स्टफ किए। सोचो, इसके दोनों कोनों को पकड़ के मैंने ऐसे मोड़ के जोड़ दिया, इसके दोनों कोनों को पकड़ के मोड़ के मैंने जोड़ दिया। बेटे जब इसके दोनों कोनों को पकड़ के मोड़ के मैं जोड़ दूंगी तो ये कुछ इस तरीके से फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है जी, देख लो। तो एक मेम्ब्रेन ली, पिगमेंट डाले, कोने पकड़े और ऐसे मोड़ के जोड़ दिया। अब अंदर से वो खाली रहेगा, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। और ये एक मेम्ब्रेन का सैक बन जाएगा कोने पकड़ के जोड़ने के बाद। बस बच्चे, यही होता है थाइलेकॉइड। इसी के अंदर भर भर के डाले गए हैं पिगमेंट और यहीं से फोटोसिंथेसिस की शुरुआत होएगी। ये अंदर खाली जगह है, लेटर ऑन इसके अंदर वाटर, सॉल्ट वगैरह भर जाते हैं, पर ये ल्यूमेन है जो आपको इसके बीच में दिखाई दे रहा है। ये पिगमेंट स्टफ्ड है। नाम क्या है स्ट्रक्चर का? थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड एक के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे पाइल अप कर जाते हैं, जस्ट लाइक अ कॉलम बनता है। एक थाइलेकॉइड, दूसरा थाइलेकॉइड, तीसरा थाइलेकॉइड, चौथा थाइलेकॉइड, और एक कॉलम बनेगा जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये कॉलम, एक थाइलेकॉइड, दूसरा, तीसरा, है ना। और इस पूरे कॉलम को हम बुलाते हैं ग्रैनम। ग्रैनम का प्लूरल बन जाएगा बेटा ग्रैना, गॉट इट। यही है जहां पे लाइट रिएक्शन होएगी। ये देखो हो गई, लाइट पड़ी, लाइट रिएक्शन हो गई, देख रहे हो, ग्रैनम के ऊपर लाइट रिएक्शन हो गई। अब लाइट रिएक्शन के बाद यहां पे पावर बनती है, एटीपी और NADPH2 पावर बनती है। इसको हम बायो में असिमिलेटरी पावर बुलाते हैं। और पावर को अंदर धकेल दिया जाता है। सो यहां लाइट गिरती है, पावर बनती है और उसको अंदर धकेल दिया जाता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में पहुंच के एंजाइम्स की मदद से इस पावर को यूज करके और एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बेटा जी जो आपने ऊपर देखा वो लाइट रिएक्शन थी और ये जो आपने देखी ये डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन की जगह है, बोलो, ग्रैनम, और डार्क रिएक्शन की जगह कौन सी है? स्ट्रोमा। तो ये आधा काम यहां, आधा काम यहां। कई बच्चे फोटोसिंथेसिस के बेसिक्स को अच्छे से नहीं समझते पहले, इसीलिए उनको आगे चल के साइकिल्स में, पाथवेज में प्रॉब्लम आती है। पहले सीख लो इसको ढंग से। लाइट पड़ी, यहां पे लाइट पड़ी और असिमिलेटरी पावर का प्रोडक्शन हुआ, फिर उसको अंदर धकेला गया और इस पावर और एंजाइम्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया गया। ये हुई लाइट रिएक्शन, ये हुई डार्क रिएक्शन। ये लाइट से चल रही है तो बोलेंगे लाइट ड्रिवन, और ये उसकी प्रोडक्ट को यूज कर रही है तो इसको बोलेंगे लाइट डिपेंडेंट। ये लाइट से चल रही है, वर्ड टर्म को सुनो, एनसीईआरटी की टर्म बोल रही हूं मैं। ये लाइट से चल रही है, लाइट ड्रिवन। ये देखो, ये लाइट से तो नहीं चल रही डायरेक्टली, लेकिन हाँ उसकी प्रोडक्ट को यूज कर रही है। सो यू कॉल इट एज लाइट
डिपेंडेंट. सो दिस इज ड्रिवन एंड दिस इज डिपेंडेंट. और आगे बढ़ने से पहले, अपने क्वेश्चन पे आने से पहले, आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि यहाँ एंजाइम काम करते हैं. वैसे तो बड़े सारे हैं, पर मेन एंजाइम जो यहाँ पे काम करेगा उसका नाम है रुबिस्को. दुनिया का सबसे अबंडेंट एंजाइम, दुनिया की सबसे अबंडेंट प्रोटीन, वो यहाँ काम करेगी. बहुत बढ़िया एंजाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. हाँ, कभी कभी चीटिंग भी करता है, देखते हैं आगे कहां चीटिंग करता है, पर फिलहाल वो फेथफुली ही काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम. और कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा? ग्लूकोज में. अच्छा, फिर जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं उनको समझ आ गया होगा, ये लाइट रिएक्शन हुई, ये डार्क रिएक्शन हुई. ये बीच में भी थाइलेकॉइड है, बस वो मुड़े नहीं हुए हैं. ये भी थाइलेकॉइड है जो ग्रेना को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मुड़े नहीं हुए हैं. हम इनको बुलाते हैं बच्चे स्ट्रोमा थाइलेकॉइड, क्योंकि ये स्ट्रोमा से पास हो रहे हैं. ये भी थाइलेकॉइड है, इनके अंदर भी पिगमेंट है. एक पाथवे जो होता है ना PS1, वो यहां पे चल, PS1 से रिलेटेड एक पाथवे होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, वो यहां चलता है, और नॉन साइक्लिक मोस्टली यहां. तो सम अप करते हैं, ये लाइट रिएक्शन होगी, पावर यूज करके डार्क रिएक्शन होगी. डार्क रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला मेन एंजाइम कौन सा होगा? रुबिस्को. ठीक है. और अभी अभी लास्ट में मैंने क्या बताया? लाइट रिएक्शन में दो पाथवे चलते हैं, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक. लाइट रिएक्शन में दो पाथवे चलते हैं, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक. साइक्लिक मोस्टली यहां पे चलता है और नॉन साइक्लिक यहां पे. साइक्लिक PP फोटोफॉस्फोरिलेशन यहां पे चलता है और नॉन साइक्लिक यहां पे. ठीक है जी, आई होप आपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लिए. अब बताओ भी, ध्यान से देखना. हाँ जी बेटे, पिगमेंट हैं कौन से? मैंने स्टफ कर दिए, पर वो पिगमेंट हैं कौन से? मैंने नाम लिया था अभी, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल. तो मेन पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल A, B, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होते हैं. अच्छा, उन पिगमेंट्स को, अब एक पत्ता लोगे तो सारे होंगे, पर पत्ता पत्ता अपेरेंटली हमें तो ग्रीन ही कलर का नजर आता है, पर उसमें 4 मेन पिगमेंट्स होते हैं. क्या हम उनको अलग कर सकते हैं? क्या क्लोरोफिल A, B, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल अलग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बेटे. आपने क्या करना है, सुनना. आपने एक लेना है, बायो के लैब में पेसल मोटर होता है, जैसे हम घर में चटनी बनाते हैं ना ट्रेडिशनल तरीके से, तो एक बोल होता है, उसके अंदर एक डंडा सा होता है जिससे हम पीस पीस के चटनी बनाते हैं. ठीक है, ऐसा ही बायो में पेसल और मोटर होता है. आपने वो लेना है, बोल लेना है, साथ में एक स्टिक सी होती है. आपने उसके अंदर स्पिनच के पत्ते डाल के, सॉल्वेंट डाल के उसको अच्छे से पीस लेना है. स्पिनच के पत्ते और एक लिक्विड डाल के, सॉल्वेंट्स जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो डाल के उसको अच्छे से पीस के उसका एक लिक्विड बना लेना है. जब आप पत्ते को पीसोगे तो उसके सारे पिगमेंट उस लिक्विड में चले जाएंगे. सो मैंने पालक के पत्ते लिक्विड में डाल के पीस के एक लिक्विड तैयार कर लिया है, जिसमें सारे पिगमेंट आ गए हैं. हरे रंग का वो लिक्विड है. अब आपने क्या करना है, ऐसे करके वॉटमैन पेपर होता है बेटे, ये फिल्टर पेपर होता है, जैसे नैपकिन पेपर या टिश्यू पेपर्स होते हैं ना, ऐसे ही होता है. कभी आपने देखा, जैसे मान लो कोई नैपकिन, डाइनिंग टेबल पे पानी गिर गया, मैं नैपकिन ऐसे वर्टिकली प्लेस करूंगी तो पानी ऊपर चढ़ेगा, कैपिलरी एक्शन की वजह से. बस कुछ इसी चीज को हम यूज करने वाले. हमने वॉटमैन का फिल्टर पेपर लेना है, और जो हमने ग्रीन लिक्विड तैयार किया है उसका एक डॉट यहाँ पे प्लेस कर देना. हम सैंपल को यहाँ पे लोड कर देंगे. सो जो मैंने ग्रीन सोल्यूशन लिया उसको मैं यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे लोड कर दूंगी. फिर उसको बेटे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिप कर देना है. ये सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा, ये सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा, इस ड्रॉप तक पहुंचेगा और फिर फर्दर आगे बढ़ेगा और पिगमेंट्स को सेपरेट कर देगा. तो जैसे जैसे लिक्विड ऊपर चढ़ेगा वो उन चारों पिगमेंट्स को सेग्रीगेट कर देगा. बस यही वो टेक्निक है जिससे हम पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. एनसीईआरटी ने बड़ी क्लियरली लिखा है, इसको पेपर कर्मेटोग्राफी बुलाते हैं. आपको याद जरूर करना है कि पिगमेंट का सेग्रीगेशन कैसे होगा. पहले क्लोरोफिल B दिखेगा, फिर आपको A दिखेगा, फिर ज़ैंथोफिल का बैंड होगा, फिर कैरोटीन होगा. सो पहले B, फिर A, फिर उसके बाद ज़ैंथोफिल और फिर आगे कैरोटीन. हो गए पिगमेंट सेपरेट. पर याद जरूर करना कि कैसे हो गए भाई, बेसिक्स क्या हैं. देखो, हर पिगमेंट की सॉलिड
सॉल्युबिलिटी बच्चे लिक्विड में सेम नहीं होती। तो कई जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने यूज किया, हम एसीटोन भी यूज कर सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी यूज करते हैं। जो भी लिक्विड आपने यूज किया, अब इन पिगमेंट्स की सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में अलग अलग है। जो तो ज्यादा सॉल्युबल है वो तो बह के दूर तक चला जाएगा, और जो कम सॉल्युबल है वो पीछे छूट जाएगा। जो ज्यादा सॉल्युबल है वो बह के दूर तक चला जाएगा, जो कम सॉल्युबल है वो पीछे छूट जाएगा। बस हमारा मकसद तो इनको अलग करने का था, वो हो गया। सो इस टेक्निक को बुलाते हैं बच्चे पेपर क्रोमैटोग्राफी। और अब देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, बढ़िया PYQ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है, और मुझे लगता है अब आपको फ्यू सेकंड्स लगेंगे इसको आंसर करने में। लीफ पिगमेंट ऑफ ए ग्रीन प्लांट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग टेक्निक ऑफ फिल्ट्रेशन, पेपर क्रोमैटोग्राफी, ऑस्मोसिस या माइक्रोटोमी। ऑफ कोर्स इट इज पेपर क्रोमैटोग्राफी। गॉट इट? सो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे? पेपर क्रोमैटोग्राफी, दैट इज 2। हाँ जी, जो पिगमेंट मैंने सेपरेट किए, हम उनको पहचानेंगे कैसे? उनके कलर से पहचान लेंगे। सारे पिगमेंट के कलर में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया नीट का, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया नीट का। क्लोरोफिल ए का कलर होगा बच्चे ब्राइट और ब्लू ग्रीन। आई होप इट इज विजिबल। लेट मी चेंज द कलर। यस, क्लोरोफिल ए का कलर होगा ब्राइट और ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का होता है येलो ग्रीन। तो पहले तो आप मेन दो पिगमेंट्स देख लो। क्लोरोफिल ए का होता है कलर ब्राइट या ब्लू ग्रीन, और क्लोरोफिल बी का कलर होता है येलो ग्रीन। ज़ैंथोफिल का कलर आएगा बच्चे येलो, और कैरोटीनॉइड्स का कलर आएगा येलो टू येलो ऑरेंज। क्या सीखा आपने कि हर पिगमेंट का अपना एक पर्टिकुलर कलरेशन है, और बस उस कलरेशन से हम उसको पहचान जाते हैं कि कौन सा पिगमेंट सेपरेट हुआ। सम अप कर रही हूं, क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर, क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन कलर, ज़ैंथोफिल का येलो कलर, और कैरोटीनॉइड्स का येलो टू येलो ऑरेंज। और ये मैच, ये एनसीईआरटी का टिपिकल क्वेश्चन है, जो PYQ भी है और आगे भी एक्सपेक्टेड रहता है कि आता रहेगा, क्योंकि ये उनका वन ऑफ द मेन क्वेश्चन है। राइट, आगे बढ़ते हैं। जो पिगमेंट आपने अभी अभी देखे, क्लोरोफिल पिगमेंट आपने देखा, क्लोरोफिल ए पिगमेंट मेन पिगमेंट होता है, चीफ पिगमेंट होता है, यूनिवर्सल पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल ए का डायग्राम है। क्लोरोफिल ए के अंदर आपको पायरोल की 4 रिंग्स देखने को मिलती हैं। क्लोरोफिल के अंदर पायरोल की आपको 4 रिंग्स देखने को मिलती हैं। इसको बोलते हैं हेड पोर्शन। पीछे एक टेल होती है। सो सिंपल करके बताओ, क्लोरोफिल टैडपोल जैसा है, जैसे उसकी बॉडी और पीछे टेल होती है ना, ऐसे ही क्लोरोफिल का ये हेड पोर्शन है और पीछे उसकी टेल है। अब हेड और टेल में स्पेशलिटी क्या है और ये जुड़ेंगे कैसे? मेन चीज, हेड को देखो पहले आप सारे जने। हेड के अंदर हमें 4 पायरोल की रिंग्स दिखाई दे रही हैं। पायरोल की रिंग्स कुछ इस तरीके से डायरेक्टेड है कि चारों रिंग्स का नाइट्रोजन सेंटर की तरफ है। पायरोल की रिंग होती क्या है? जिसमें 4 पोजीशन में, लुक एट दिस, 4 पोजीशन पे 1 2 3 4, 4 जगह पे कार्बन होगा और 5वीं जगह पे नाइट्रोजन। सो एट 4 पोजीशंस कार्बन, और 5th पोजीशन 1 नाइट्रोजन एटम, 1 नाइट्रोजन एटम, 1 नाइट्रोजन। और ध्यान से देखो, सारे पायरोल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब उनका नाइट्रोजन सबका सेंटर की तरफ है। एंड ये पायरोल रिंग अंदर ना कनेक्ट कर जाते हैं मैग्नीशियम के साथ। ये दो ध्यान से देखो, पता क्या है? पिलर बन गया, ये क्लोरोफिल का पिलर है, मैग्नीशियम एटम। दिस इज नॉन आयनिक फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम। और कुछ ऐसे भी याद करने का तरीका है कि 4 पायरोल की रिंग्स हैं, सबके नाइट्रोजन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हैं, और सबके नाइट्रोजन मैग्नीशियम से जुड़े हुए हैं। तो पायरोल की रिंग अंदर से मैग्नीशियम से कनेक्टेड हैं, और यही रिंग बाहर मिथाइन ब्रिजेस से कनेक्टेड है। ये मिथाइन ब्रिज होता है, कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से देखो, 2 बॉन्ड इधर, 3 इधर, और ये हाइड्रोजन के साथ। तो बाहर से मिथाइन ब्रिज कनेक्ट करेगा, अंदर से मैग्नीशियम कनेक्ट करेगा। सम अप कर रही हूं, पॉरफायरन हेड बुलाते हैं इसको। 4 बच्चे पायरोल की रिंग्स है 4, और अंदर से मैग्नीशियम एटम कनेक्ट कर रहा है और बाहर से मिथाइन के ब्रिजेस कनेक्ट कर रहे हैं। इतना सफिशिएंट है। बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। एक 5वीं रिंग भी है बच्चे, और हम उसको बुलाते हैं साइक्लोपेंटेनॉन रिंग।
एक पांचवी रिंग भी है और ये देखो है ना, साइक्लोपेंटेनोन 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेनोन की रिंग है, तो 4 पायरोल की और पांचवी साइक्लोपेंटेनोन की। ये हो गया उसका मेन पोर्शन, हेड पोर्शन, ठीक है। ये बच्चे नीचे टेल आती है जिसको हम फाइटोल टेल कहते हैं। टेल का फॉर्मूला देख लो जल्दी से, C20H39OH, देख लिया सबने, C20H39OH। अब कहते हैं इन दोनों को जोड़ेगा कौन, हेड और टेल को कनेक्ट कौन करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोपियोनिक एसिड, इसका नाम है। इसको ड्यूटी मिलेगी भाई तूने इन दोनों को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है ना, करवाते हैं, इससे कनेक्ट करवाते हैं जरा, ठीक है, ध्यान से देखो। इसको बोला गया भाई तू एक तरफ हेड लगा एक तरफ टेल लगा, ये इस तरफ हेड लगा देगा, और जब इसने हेड लगाया तो ऑफ कोर्स ये CH3 की जगह पे CH2 हो जाएगा, आगे भी CH2 आएगा और आगे COOH आएगा। पर इधर टेल लगनी है ना, तो टेल में देखो आप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा है आपको, और इसके पास भी हाइड्रोजन है। इसका मतलब इधर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इधर का हाइड्रोजन वाटर बन के आराम से रिमूव हो सकते हैं। कर देते हैं भाई, CH3 CH2 COO, गॉट इट। ये हाइड्रोजन मैंने निकाला, ये हाइड्रोक्सिल, दोनों पानी बन के निकल गए, ये पीछे इतना हिस्सा बचा, ठीक है जी। इसी को बुलाएंगे टेल, C20H39 जुड़ गया। तो ये था जिसने हेड और टेल को कनेक्ट किया। ये प्रोपियोनिक एसिड एक तरफ हेड जोड़ लेता है, दूसरी तरफ टेल जोड़ लेता है, जो बेचारा बचा दिस इज कॉल्ड प्रोपियोनिक एसिड का रेजिड्यू। इसके एक तरफ हेड लग गया, दूसरी तरफ टेल लग गई, पानी का रिमूवल हुआ, जो भी प्रोपियोनिक एसिड का बचा दैट इज कॉल्ड प्रोपियोनिक एसिड रेजिड्यू। ये कनेक्ट करता है, तो हम भी कर देते हैं फिर, ये पोर्शन देखो कनेक्ट करते हैं अब उसको। दिस इज CH2, देन वी हैव अगेन CH2 और आगे आएगा COO, ठीक है जी। क्योंकि पानी का रिमूवल हो चुका है तो यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा देते हैं, तो टेल में अब सिर्फ C20H39 है। ये है वो प्रोपियोनिक एसिड का रेजिड्यू जिसने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज प्रोपियोनिक एसिड रेजिड्यू, गॉट इट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। ये हेड है, ये टेल है, ये प्रोपियोनिक एसिड ने जोड़ दिया, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है बेटे, लेकिन थोड़ा सा बस रह गया, ध्यान से सुनना, मैं आप आराम से याद कर पाओ इसलिए मैंने इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिया। हमें 1358 पे ये अटैचमेंट करनी है, सेकंड कार्बन पे ये अटैचमेंट, फोर्थ पे ये, सिक्स्थ और सेवंथ पे ये। अगर मैं ये अटैचमेंट्स कर दूंगी तो ये डायग्राम खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अटैचमेंट्स को देखो, 1358 पे मिथाइल ग्रुप डालना है, डालते हैं बेटा, ध्यान से देखना। यस, देखो यहां पे 1 पे मिथाइल ग्रुप डाला, 3 पे भी मैंने मिथाइल ग्रुप डाल देना है, 5 पे भी मैंने मिथाइल ग्रुप डाल दिया और 8 पे भी मैंने मिथाइल ग्रुप डाल दिया। डल गए, तो पहले वाले को टिक लगा रही हो गया। अच्छा 2 पे विनाइल ग्रुप होता है, ये 2 पे मुझे विनाइल ग्रुप डालना है, देखो CH2, ये मैंने विनाइल ग्रुप ऐड कर दिया, ये भी हो गया भाई, इसको भी टिक लगा देते हैं। फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप आएगा, ये फोर्थ पोजीशन है, ये मैंने C2H5 यानी इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, इसको भी टिक लगा देते हैं। आगे देखो 6वीं पोजीशन पे साइक्लोपेंटेनॉन का रिंग और 7th पोजीशन पे टेल। बेटे जी ये करने की जरूरत ही नहीं, ये तो हुआ पड़ा है। 6th पोजीशन पे साइक्लोपेंटेनॉन की रिंग है और 7th पोजीशन पे टेल लगा दी, 6 पे रिंग है, 7 पे टेल है। ये है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए चीफ यूनिवर्सल पिगमेंट है, और अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं, अगर मैं इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके CHO बना दूं तो ये क्लोरोफिल ए नहीं क्लोरोफिल बी बन जाएगा। अगर इस ग्रुप को चेंज कर दिया जाए, है ना, ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, CHO कर दिया जाए, तो फिर ये क्लोरोफिल, इतना मामूली सा फर्क है, ये ग्रुप हल्का सा मैं चेंज करूं ना, ये क्लोरोफिल ए से क्या बन जाएगा, क्लोरोफिल बी। कुछ पिगमेंट और भी रिक्वायर्ड होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन में ऑक्सीजन नहीं होता, जेंथोफिल में ऑक्सीजन होता है। द ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन आर कॉल्ड जेंथोफिल। आई रिपीट, द ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन आर कॉल्ड जेंथोफिल। ऑक्सीजन एक्स मतलब 1 to 8 ऑक्सीजन, सो इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर है, इसका नाम कैरोटीन है, इसका नाम
ज़ैंथोफिल है, ये हेल्पर पिगमेंट्स होते हैं, ये क्लोरोफिल की मदद करते हैं। बड़े सारे कैरोटीन्स हैं, टमाटर का लाल रंग कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। इसी तरीके से गाजर में बीटा कैरोटीन होती है। सो कैरोटीन बहुत टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, लाइकोपीन, ऐसे। जो सबसे कॉमन कैरोटीन है वो बीटा कैरोटीन है, जो गाजर के अंदर मिलती है, और ये पिगमेंट भी यूनिवर्सली प्रेजेंट है। इधर देख लो, इसकी भी दो एग्जांपल जरूर याद कर लो, ल्यूथिन, जियाजेंथिन। लेकिन बेटे ये यूनिवर्सल नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स में होता है, डायटम्स में होता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, टेरेस्ट्रियल प्लांट। क्या आपको यहाँ रेड एल्गी दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब कहीं कहीं मिसिंग है। जो चीज कहीं कहीं मिसिंग है उसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट नहीं बोल सकते। तो अगर वो विदाउट ऑक्सीजन है कैरोटीन, अगर वो विद ऑक्सीजन है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन सारे प्लांट्स में होता है, जबकि ज़ैंथोफिल कहीं कहीं पे मिसिंग हो सकता है। ये दोनों को मिला के बोलते हैं बच्चे कैरोटीनॉइड, और कैरोटीनॉइड हेल्पर का काम करते हैं, क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, प्लांट पार्ट्स को कलरेशन प्रोवाइड करते हैं। जो ब्राइट ब्राइट कलर्स हम फ्लावर्स के, फ्रूट्स के देखते हैं वो कैरोटीनॉइड की वजह से हैं। अब एक लाइट से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूं जो आप देखना, आपको आ गया फटाफट। प्रिज्म है बच्चे, प्रिज्म के ऊपर लाइट डाल के मैंने उसको उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। प्रिज्म से लाइट पास करके मैंने उसको उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में यानी विबग्योर में तोड़ लिया। क्लैडोफोरा मेरे पास एक फिलामेंटस एल्गी है और उसके ऊपर मैंने ये वेवलेंथ्स डाली। इतने हिस्से तक क्लैडोफोरा को वायलेट, इंडिगो और ब्लू लाइट मिल रही है, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे देखो, यहाँ पे ग्रीन लाइट मिल रही है, फिर येलो लाइट मिल रही है, ऑरेंज मिल रहा है, फिर रेड। समझ रहे हो? एक्सपेरिमेंटल सेटअप बड़ा क्लियर है। देखो, एक फिलामेंटस एल्गी लेनी है और उसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वेवलेंथ को डाल देना है। प्लांट नेचर से सारी वेवलेंथ लेता है 400 से 700 नैनोमीटर की, हमने तोड़ तोड़ के देनी है। इतने हिस्से को ब्लू लाइट, इतने हिस्से को ग्रीन लाइट, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि अगर इस सेटअप के साथ ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरियाज को डाल दिया जाए, जिनको ऑक्सीजन पसंद है, जो ऑक्सीजन को लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो ये देखा गया है कि वो बैक्टीरिया मोस्टली या तो ब्लू रीजन में अकम्युलेट हो जाएंगे या वो बच्चे रेड रीजन में अकम्युलेट होंगे। तो जब हम इनके साथ ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया को डालेंगे तो वो इस हिस्से में और इस हिस्से में अकम्युलेट होंगे मोस्टली, बीच में भी थोड़ा थोड़ा चिपकेंगे, पर ब्लू और रेड रीजन में वो ज्यादा चिपकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने अभी अभी सुनी, लाइट को तोड़ के मैंने डाला, अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग वेवलेंथ मैंने दिया, और फिर मैंने ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया डाल दिए। मैंने देखा कि जहां मैंने ब्लू और रेड लाइट दी थी वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा चिपक रहे हैं। दैट मीन्स उनको बहुत ऑक्सीजन मिल रही है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, एंड दैट मीन्स कि वहां बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो फिर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां होती है? एक ब्लू रीजन में और एक रेड रीजन में। ये है एक्शन स्पेक्ट्रा। कहां पे फोटोसिंथेसिस का मैक्सिमम एक्शन होता है? बेटे ब्लू रीजन पे और रेड रीजन पे। बैक्टीरिया यहां चिपक रहे हैं, उनको भर भर के ऑक्सीजन मिल रही है, इसका मतलब यहां भर भर के ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, फोटोसिंथेसिस यहां पे खूब सारा हो रहा है। सो फोटोसिंथेसिस का एक्शन एक ब्लू और एक रेड पे मैक्सिमम होता है। ब्लू और रेड पे मैक्सिमम एक्शन होता है। अब इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊंगी तो ये बन जाएगा एक्शन स्पेक्ट्रम, और इसको पहली बार जिन्होंने ढूंढा था वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम TW एंजलमैन। ही गॉट द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन कहां ज्यादा हो रहा है? एक ब्लू पे और एक रेड पे, बीच में भी थोड़ा थोड़ा होगा, पर ग्रीन लाइट पे मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि प्लांट ग्रीन लाइट को या तो रिफ्लेक्ट कर देता है या ट्रांसमिट। तो ग्रीन उसको पसंद नहीं है, कहता है वापस जा, तभी तो हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है जी। अच्छा जी, सुना आपने ये चीज अच्छे से सुनी? चलो फिर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देती हूं मैं आपको। ब्लू पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा, रेड पे। ये एक्शन स्पेक्ट्रा जो चीज आपने सुनी है ये उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ब्लू पे और रेड पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा, दिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रा, जो आपने अभी अभी सीखा। लेकिन बेटे एक और भी है,
आप ना सिंगल एक्सपोजर ऑफ लाइट डाल के देखो कि पिगमेंट कौन कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हमने अभी एक्शन देखा था, किस वेवलेंथ पे कितना एक्शन होता है। अब मैं कुछ और कर रही हूं। अब मैंने लाइट डाली और मैंने बस इतना ही देखा कि कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब, एक्शन नहीं, एब्जॉर्ब करता है। बस उस चीज को जब ग्राफिकली दिखाओगे तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। और आप ग्राफ से क्लियरली, एनसीईआरटी के इस ग्राफ से क्लियरली देख पा रहे हो कि ब्लू और रेड को ही एब्जॉर्ब किया जाता है मेनली। और दोनों में से कंपेयर करें तो ब्लू की पीक्स हायर है, इसका मतलब ब्लू को ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर कई बच्चे पूछते हैं, चलो समझ आ रहा है, एक्शन भी ब्लू और रेड पे होता है, एब्जॉर्प्शन भी ब्लू और रेड पे होता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लू का होता है। फिर वो पूछते हैं ये स्लाइट शिफ्ट क्यों है। तीन पिगमेंट का ग्राफ है ना, ये देख रहे हो आप, केरोटिनॉइड्स का, क्लोरोफिल ए का, बी का। तो वो कहते हैं स्लाइट शिफ्ट क्यों है, ए और बी में, चलो ले लो। क्योंकि बेटे दोनों पिगमेंट्स के जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है ना, अभी बताया था मैंने, दोनों की स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो फिर हल्का हल्का स्लाइड शिफ्ट है। पर ये चीज पक्की है, एक्शन भी ब्लू और रेड पे मैक्सिमम होता है और एब्जॉर्प्शन भी ब्लू और रेड पे मैक्सिमम होता है। ज्यादा कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो दिख रहा है यहाँ पे, ब्लू लाइट। क्लोरोफिल ए बी के मुकाबले में, क्लोरोफिल ए और बी के मुकाबले में यहां पीक लोअर है और यहां उसकी पीक हायर है। बस इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और दूसरा है एक्शन। अब अगर मैं इसको पकड़ के इसके ऊपर रख दूं, है ना, ये भी ब्लू और रेड पे, वो भी ब्लू और रेड पे, अगर मैं इसको उसके ऊपर पकड़ के रखूं तो फिर एनसीईआरटी पूछती है क्या कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप होगा। बेटे वो तो नहीं होगा, वो तो दिख रहा है यहाँ पे। अगर इस ग्राफ को मैं पकड़ के इसके ऊपर रखूं, सुपरइम्पोज करूं, तो क्या कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप होगा। बिल्कुल सिंपल करती हूं, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। नहीं, ब्लू और रेड पे पीक्स आ रही हैं दोनों तरफ, पर हाँ एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो नहीं लग रहे, है ना। देखो फिर इसके ऊपर बेस्ड एक पीवाईक्यू देखो पुराना, ये देखो, ये इनको पकड़ के दोनों ग्राफ्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिया। अब आपने पढ़ा है तो ए एक्शन स्पेक्ट्रा है और बी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। देख के समझ आ रही है कि कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप नहीं है। पर हम इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पता करनी है, ठीक है। ए बेटे एक्शन है, बी एब्जॉर्प्शन है, यहां उल्टा लिखा है। ए एक्शन है, बी एब्जॉर्प्शन है, यहां उल्टा लिखा है। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। फिर कहते हैं ग्रीन लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लाइट को तो वो भेज ही देता है वापस कि तू जा, है ना, ट्रांसमिट कर देता, रिफ्लेक्ट कर देता, यूज ही नहीं करता, तो वहां थोड़ी ना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। फिर कहते हैं देयर इज नो कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप। वही हमने अभी डिस्कस किया, ये बिल्कुल सही है, कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप नहीं दिख रहा। एक और क्वेश्चन, कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा इफेक्टिव है या एफिशिएंट है। ब्लू लाइट ज्यादा इफेक्टिव है, रेड लाइट भी ज्यादा इफेक्टेड है, इफेक्टिव है इन दोनों के मुकाबले में, इन दोनों के मुकाबले में। पर बेटे हमने पढ़ा ब्लू और रेड दोनों इफेक्टिव हैं, पर दोनों में से अगर एक चूज करना आ जाए तो सीखो। अगर दोनों में से एक चूज करना आ जाए कि ज्यादा एफिशिएंट कौन है, ज्यादा एफिशिएंट कौन है, फिर रेड लाइट। ब्लू और रेड दोनों अच्छा काम करवाती हैं, पर रेड जो है वो ज्यादा एफिशिएंट मानी जाएगी। रीजन सुनो, रेड ज्यादा एफिशिएंट क्यों होता है। देखो, जब भी लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन जंप मार के एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये किसके इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं मैं, पिगमेंट्स के इलेक्ट्रॉन की। वो जंप मारेंगे, हायर स्टेट पे जाएंगे। ध्यान से सुनना, सपोज कर लो मैंने रेड लाइट का एक्सपोजर दिया, तो ये जंप मार के, ये जंप मार के यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, चला गया इलेक्ट्रॉन। मैं दोबारा बोल दूं, मैंने रेड लाइट दी है। रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है और एनर्जी कम होती है। ब्लू का वेवलेंथ कम होता है और एनर्जी ज्यादा होती है। गॉट इट। ब्लू की वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा। इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है 700 नैनोमीटर के करीब, एनर्जी कम है। अब सुनो, मैंने रेड लाइट मारी, है ना, वो जंप करके यहां पे गया और फिर जब वापस आया ना, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, तो जब वो वापस आएगा तो वो सारी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जंप मार के एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचा, फिर जब वापस आया तो हमने उस एनर्जी को
एटीपी में कन्वर्ट कर लिया, बढ़िया सा काम हो गया है ना। वो गया वापस आया, उसकी सारी एनर्जी हमने रिट्रीव कर ली एटीपी की फॉर्म में, ये तो बढ़िया हो गया है ना। रेड लाइट का एक्शन समझ। अब ब्लू लाइट को देखो बेटे, ब्लू लाइट में ना फालतू ही एनर्जी है, ज्यादा ही एनर्जी है। अब ये क्या करता है, ये उसको जंप मरवा के ना कहीं और आगे ही ले जाता है, समझ गए हो, जरूरत से ज्यादा ही जंप मार दिया उसने। अब जब वो वापस आएगा ना, तो आप देखोगे ये वाले हिस्से में एटीपी का प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन कुछ एनर्जी हीट बन के डिसिपेट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो क्या सीखा हमने, दोनों अफेक्टिव लाइट हैं दोनों। अगर आपको बाकी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट से कंपेयर करके पूछा जाए कि मोस्ट इफेक्टिव कौन सी है, तो ब्लू भी है और रेड भी है, लेकिन दोनों में से जब एक चूज करने के लिए आए तो रेड ना उतना प्रॉपर जंप मरवाता है जितना रिक्वायर्ड है, और फिर जब वो वापस आता है, इलेक्ट्रॉन वापस आता है, तो वो एटीपी बन जाता है, एनर्जी जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। सो बड़ा प्रॉपर एनर्जी जितना चाहिए ना उतना ही यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ हम फालतू एनर्जी दे रहे हैं, वो कहीं और ही निकल गया। अब जब वो वापस आया तो बहुत सारी एनर्जी का हीट की फॉर्म में वेस्टेज होगा। तो फिर बताओ ज्यादा एफिशिएंट कौन हुई, दोनों में से चूज करना है। तो ज्यादा एफिशिएंट हुई रेड। Which of the following are required for the light reaction? बेटे लाइट रिएक्शन में हमें वाटर की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है और लाइट की जरूरत होती है। सो हमारा आंसर आएगा सी, डी एंड ई। तो लाइट रिएक्शन में हमें इन तीनों की जरूरत होती है। ऑक्सीजन जरूरत नहीं होती, निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, इट्स अ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट यू कैन से, ये निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें लाइट रिएक्शन में नहीं चाहिए होता, अगर आप अच्छे से सुन रहे हो तो वो डार्क रिएक्शन में चाहिए होता है। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, रिक्वायरमेंट पूछिए, इट इज सी, डी एंड ई। आगे बढ़ते हैं। जिस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मैंने आपको अभी अभी बताया था कि पिगमेंट स्टफ्ड होते हैं, वो पिगमेंट वहां पे अकेले अकेले नहीं प्रेजेंट होते, वो गुच्छे में होते हैं। पिगमेंट तो अब तक याद ही हो गए होंगे आपको, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, है ना। ये भी पता लग गया कहां मैंने उनको स्टफ किया था, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में मैंने स्टफ कर दिया था। बेटे वो पिगमेंट जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होते हैं ना, वो पिगमेंट अकेले नहीं होते, उनको गुच्छे में, बंच में अरेंज होना पड़ता है। ये बंच है, हम इस बंच को बुलाते हैं फोटोसिस्टम। यहां पे आपको पिगमेंट का बंच दिख रहा होगा, हम इसको बुलाते हैं फोटोसिस्टम। ये पिगमेंट का बंच है। बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हमें दिखाई देगा रिएक्शन सेंटर। पिगमेंट का गुच्छा है और इसके सेंटर में हमें दिखाई देगा रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर होता है, ये क्लोरोफिल ए है। इसके नीचे हमें और क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल मिलेंगे और कैरोटीनॉइड्स मिलेंगे। ठीक है जी, कैरोटीनॉइड्स भी हमें मिलेंगे। तो आप पहले ध्यान से देख लो, जो पिगमेंट हमने थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर स्टफ किए थे, वो पिगमेंट अकेले अकेले नहीं होते, गुच्छे में होते हैं। हर गुच्छे को हम बुलाते हैं फोटोसिस्टम, और उस गुच्छे में जो बिल्कुल सेंटर में होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। जो नीचे है दैट इज कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना। कर लिया याद आपने, ये गुच्छा है पिगमेंट्स का, जो बिल्कुल सेंटर में होगा वो क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल है, उसको बुलाते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर जो नीचे हैं वो भी पिगमेंट्स हैं, लेकिन वो बाकी के क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल हैं। तो सीधी बात है कि क्लोरोफिल ए एक सेंटर में होता है, बाकी सारे पिगमेंट उसके नीचे। ये जो नीचे वाले हैं दैट इज कॉल्ड LHC, और जो सेंटर में किंग बैठा हुआ है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। अब ये किंग है, ये सारे हेल्पर्स हैं, समझ गए ना। अब क्या होगा, ये सारे पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेंगे और फिर अपनी सारी एनर्जी इसको रिएक्शन सेंटर को हैंड ओवर कर देंगे, भाई तू ले ले। तो ये सारे जने नीचे, सारे जने जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अलग अलग वेवलेंथ को हार्वेस्ट करेंगे। एग्जांपल देती हूँ, बाहर वाले जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये अक्सर 400 से 500 वेवलेंथ, 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को उठाते हैं। ये 500 से 600 नैनोमीटर, ये 600 से 670 और ये खुद 680। ऐसे ही यहाँ पे ये बाहर वाले 400 टू 500 नैनोमीटर उठाएंगे, ये 500 टू 600, ये 600 टू 690 और ये 700।
तो सिंपल चीज कि पिगमेंट्स का गुच्छा है, वो मिलके काम करेंगे, समझ रहे हो? वो पिगमेंट्स का गुच्छा है, ये दोनों, ये सारे जने मिलके काम करेंगे। नीचे वाले लाइट एनर्जी पकड़ के उसको दे देंगे, और जब इसके पास एनर्जी का भंडार आ जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन जंप मार के निकल जाएगा। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यू कैन से दैट्स अ बिगिनिंग ऑफ लाइट रिएक्शन। तो मैं यहां पे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं, कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, बस एक लाइन में सम अप कर रही हूं। पिगमेंट्स थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में स्टफ्ड हैं, वो अकेले अकेले नहीं होते, बंचेस में होते हैं। हम इन बंच को फोटोसिस्टम बुलाते हैं। जो पहले डिस्कवर हुआ ये वाला बंच था, दैट इज कॉल्ड फोटोसिस्टम 1, और जो बंच बाद में डिस्कवर हुआ उसका नाम था फोटोसिस्टम 2। तो हमने ऐसे नाम रखे, पहले जो बंच डिस्कवर हुआ PS1, जो बाद में डिस्कवर हुआ PS2। इस बंच में है क्या बेटे, एक सेंटर में रिएक्शन सेंटर है और नीचे सारे हेल्पर पिगमेंट्स है। सेंटर वाले का नाम है रिएक्शन सेंटर, और हेल्पर्स का नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना मॉलिक्यूल। नीचे वाले हेल्पर लाइट पकड़ के, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पकड़ के इस रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं। वो अकेला सारी लाइट नहीं पकड़ पाता, तो बाकी वाले सारे उसकी मदद करते हैं। जब इसके पास एनर्जी का भंडार आ जाता है, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन बहुत हाई था, पर जब सबने मिलकर एनर्जी हैंडओवर करी तो वो पूरा हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन को जंप मरवा के बाहर निकाल देगा। बस आप समझ जाओ कि फोटोसिंथेसिस की मेन कहानी यहां से शुरू हो गई। और जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो वो सुन लेना, इस पूरे बंच का नाम फोटोसिस्टम है, इस पूरे बंच का नाम फोटोसिस्टम है, लेकिन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिर्फ ये वाला। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन सेंटर नहीं आएगा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। LHC में रिएक्शन सेंटर नहीं आता, LHC रिएक्शन सेंटर अलग है। LHC प्लस रिएक्शन सेंटर इज कॉल्ड फोटोसिस्टम, और LHC का दूसरा नाम एंटीना मॉलिक्यूल। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन फटाफट, देखो चुटकियों में सॉल्व होना है। फोटो सिस्टम में क्या क्या होगा, पूरे का पूछ रहे हैं। तो फोटो सिस्टम में क्या क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर, सही है ना ये? अच्छा, नीचे लिखा है एंटीना एंड रिएक्शन सेंटर, ये भी ठीक है। LHC का दूसरा नाम, LHC का दूसरा नाम एंटीना ही तो है, और साथ में रिएक्शन सेंटर। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, बोथ 2 and 3। फिर लाइट रिएक्शन की शुरुआत होगी। लाइट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा और लाइट रिएक्शन की शुरुआत हो जाएगी। लाइट रिएक्शन में बच्चे दो पाथवेज काम करते हैं, वन इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड अदर इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब समय आ गया है कि आप बिल्कुल अपने आप को एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दोगे, क्योंकि यहां से थोड़े कैलकुलेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, और अच्छे से समझ होगी तभी आप हर एक क्वेश्चन को नीट में सॉल्व कर पाओगे। तो अपना ध्यान अब और भी ज्यादा फोकस्ड रखना है, ताकि आप किसी भी वर्ड को गलती से स्किप ना कर दो। सो ध्यान से देखना बेटे। हो गई शुरू, होगी फोटोसिंथेसिस शुरू। वो सबने अपनी पकड़ के एनर्जी उसको दे दी, इलेक्ट्रॉन जंप मार के निकल गया, है ना? अब गया कहां, जो इलेक्ट्रॉन मैंने जंप मरवाया है पिछली वाली स्लाइड में, वो कहां चला गया? देखो, ये देखो P700। अब बेटे आपने ये चीज देख ली थी कि PS1 के रिएक्शन सेंटर को P700 बुलाते हैं, क्योंकि वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पकड़ता है, और इसके P680 क्योंकि वो P680 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को पकड़ता है। ठीक ठीक है, काम करवाते हैं इनसे, करें शुरू। चलो, ये बेटे इसके ऊपर लाइट पड़ी, जैसे ही नीचे वाले सारे हेल्पर्स ने अपनी एनर्जी पकड़ के इसको दी, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सट्रूड कर गया, इसका इलेक्ट्रॉन जंप मार के निकल गया। एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन जंप मार के निकल गया। कहां गया? वो एक प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चला जाएगा, जिसको हम FES प्रोटीन बुलाते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर जिसने पहली बार इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, वो एक प्रोटीन होती है जिसका नाम FES प्रोटीन है। वहां से आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, वहां से फिर प्लास्टोक्यूनोन के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, फिर प्लास्टोसायनिन के पास जाएगा, और फिर घर वापस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकला, जंप मार के निकला, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया,
और घर वापस आ गया, इसका मतलब घूम फिर के उधर ही आ गया, तो हम इसको बुलाते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब बेटे साइक्लिक क्यों है वो तो दिख रहा है, घूम के आ गया, लेकिन फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों है? क्योंकि यहां लाइट पड़ेगी और ये देखो रास्ते में एटीपी का प्रोडक्शन होगा, लाइट पड़ी एटीपी बना, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये वापस आ गया, सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। समझ गए? ये पाथवे है शुरुआत, इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। आपको ना कैरियर्स के नाम अच्छे से याद करने हैं, ठीक है? सिग्निफिकेंस पे आते हैं। क्या हुआ इसका भाई? वो गया, घूम फिर के घर वापस आ गया, रास्ते में क्या बना? एटीपी बन गया ना, एटीपी, तो लाइट रिएक्शन शुरू हो गई है, एटीपी बन गई है, ठीक है? कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनते हुए मैं इसके कोर एरिया पे पहुंच गई हूं, एंड आई होप आपको ये पहले कैरियर्स वगैरह सारे समझ में आ गए। चलो चले आगे, दिमाग खोल के रखना बिल्कुल। हाँ, एक साथ में मैंने रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल बनाया। रेडॉक्स पोटेंशियल होता है कि कोई केमिकल या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर कितनी देर कर पाएगा, रिलीज कर पाएगा, होल्ड करने की या रिलीज करने की कैपेसिटी। अब यहां देखो, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके हमने जंप मरवाया तो ये बुलाते हैं बच्चे अप हिल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है? अप हिल। लेकिन जब वो वापस आया तो इसको बुलाते हैं डाउन हिल। बस यही अटकते हो और यही गलतियां करते हो आप नीट में। सिंपल तरीका याद करने का, ये इधर वाला अप हिल है, उधर वाला डाउन हिल है। अप हिल में एनर्जी देनी पड़ेगी, डाउन हिल में एनर्जी निकलेगी। अप हिल में एनर्जी देनी पड़ी और डाउन हिल में एनर्जी निकली। अप हिल में इलेक्ट्रॉन हाई रिडॉक्स पोटेंशियल से लो की तरफ जाएगा, अप हिल में इलेक्ट्रॉन हाई रिडॉक्स पोटेंशियल से लो की तरफ जाएगा, और डाउन हिल में वो लो से हाई की तरफ आएगा, हाई टू लो जाएगा, फिर लो टू हाई आएगा। ये अप हिल है, ये डाउन हिल है। अप हिल में एनर्जी लगेगी, डाउन हिल में निकलेगी। बिल्कुल ठीक वैसे पहाड़ी पे चढ़ते हुए बड़ी एनर्जी लगती है, अप हिल जाते हुए एनर्जी लगेगी, लेकिन पहाड़ से उतरते हुए इतनी एनर्जी नहीं लगती। दैट मीन्स अप हिल में एनर्जी रिक्वायर्ड है और डाउन हिल में एनर्जी निकलेगी। अब यहां से ना ये छोटा सा पाथवे है ना, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। इसलिए आई होप आपने रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल साथ में देख लिया। सम अप कर रही हूं, इलेक्ट्रॉन गया, घूम फिर के वापस आ गया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फायदा क्या हुआ? रास्ते में एटीपी बना। कैसे बना ये भी बताने वाली हूं अभी मैं आपको। कैसे बना लिख दिया मैंने, पर बताएंगे आपको केमियोस्मोटिक पाथवे से वो बनेगा। चलो फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। इलेक्ट्रॉन निकला, घूम फिर के वापस आया, एनर्जी दे के हमने उसको जंप करवाया था, दैट इज कॉल्ड अप हिल। लेकिन जब वो वापस आया, दैट इज कॉल्ड डाउन हिल। एनसीईआरटी डाउन हिल की ही बात करेगी, एनसीईआरटी अप हिल की बात नहीं करेगी। जहां भी रिडॉक्स पोटेंशियल का आपको लाइन दिखाई दे जाए, एनसीईआरटी डाउन हिल की बात ही कर रही होती है। ऐसे क्यों? क्योंकि हमने तो एनर्जी का प्रोडक्शन सीखना है ना इस चैप्टर में, तो वो डाउन हिल की बात ही कर रही है, अप हिल को वो मेंशन नहीं करती। पर जैसे पहाड़ पे चढ़े बिना उतरा नहीं जा सकता ना, इसीलिए अप हिल अंडरस्टूड होता है कि हुआ होगा, तभी डाउन हिल हुआ। तो बेटे ये देख लो, रिडॉक्स पोटेंशियल में हाई टू लो दैट मींस अप हिल, लो टू हाई यानी कि डाउन हिल। चले आगे, और इस साइकिल का सिग्निफिकेंस बता दूं मैंने आपको, थोड़ा ही है। एटीपी बनी है, कोई पावर तो दिख नहीं रही मुझे, NADPH2 तो कुछ बना नहीं, और कोई ऑक्सीजन भी रिलीज हुई नहीं दिख रही। इसका मतलब ये कोई सप्लीमेंट्री पाथवे लग रहा है, हेल्पर टाइप लग रहा है, मेन पाथवे नहीं हो सकता। और मेन पाथवे जो यहाँ पे है ना, वो होता है ये वाला, इसको बुलाते हैं नॉन साइक्लिक। लेकिन इस पे आने से पहले आप साइक्लिक के इस क्वेश्चन को आई होप बड़ी जल्दी क्लियर कर पाओगे, बहुत जल्दी इसको आंसर भी कर पाओगे। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बेटे जो मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखाई, ध्यान से देखो, क्या ऑक्सीजन लिबरेट हुआ? नहीं। क्या एटीपी NADPH2 लिबरेट हुआ? नहीं। क्या पानी कंज्यूम, पानी का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। हाँ, फिर क्या PS1 इन्वॉल्व था सिर्फ? ये चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, PS1 नहीं है, PS2 तो नहीं दिख रहा ना, P680 तो नहीं आपको दिख रहा ना, ये ठीक है। सो ये होती है बच्चे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये एनसीईआरटी का तरीका है, वो समरी सी बना के दिखाते हैं। ये देखो, लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन जंप मारा, घूम फिर के आ गया, रास्ते में एटीपी बन गया। चले आगे। ये छोटा सा पाथवे जो आपने देखा, ये रिडॉक्स पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो बहुत अच्छा होता है, पर मैं आपको बता दूं ये मेन पाथवे नहीं है। ये ना जो बीच में थाइलेकॉइड थे ना, स्ट्रोमा वाले, वहां चलता है। और मेन चीज पे आते हैं, इसने कोई
कोई पानी नहीं तोड़ा, कोई NADPH2 नहीं निकाला, मैंने तो एक ही चीज बनाई, ATP। तो ये सिर्फ ATP निकालता है, सो ये सप्लीमेंट्री पाथवे होता है, मेन नहीं। जो मेन पाथवे है वो ग्रेना के थाइलेकॉइड में चलता है और उसमें दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व हैं। वो ग्रेना के थाइलेकॉइड में चल रहा है, डिफरेंस देख लो। जो पहले बताया वो स्ट्रोमा थाइलेकॉइड में, ये ग्रेना थाइलेकॉइड में। वहां सिर्फ एक फोटोसिस्टम इन्वॉल्व था, यहां दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व हैं। वहां सिर्फ एटीपी बनती है। और बेटे अब ये मेन पाथवे है तो फिर सारा कुछ बनेगा, एटीपी भी बनती है, NADPH2 भी बनता है, और आप देखो पानी भी टूट रहा है और ऑक्सीजन का रिलीज भी होगा। तो लाइट रिएक्शन में जो भी आप पढ़ते हो ना, पानी का टूटना, ऑक्सीजन का रिलीज होना, वो सब यहाँ पे होता है, क्योंकि यही मेन पाथवे है। बुलाते तो हमें इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, लेकिन इसका अर्लियर नेम जो था वो जेड स्कीम था, क्योंकि आप इसका आउटलाइन देखो ना तो ये अल्फाबेट जेड से रिजेंबल करता है। सो इसको आप नॉन साइक्लिक पीपी भी बुला सकते हो, या फिर आप इसको जेड स्कीम के नाम से भी जानते हो, जेड जैसा लगता है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, मेरे साथ याद करना इसको, ठीक है। देखो कहानी की शुरुआत यहां भी वैसे ही होनी है, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल वहां जैसे पढ़ा था यहां भी वही है। देखो इलेक्ट्रॉन ने जब लाइट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन जंप मार के निकलेगा और ETC स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो जाएगा। प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे फियोफाइटिन होता है, फिर प्लास्टोक्विनोन आएगा, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, फिर एक ब्लू कलर की प्रोटीन जिसको कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है वो प्लास्टोसाइनिन, उसके पास जाएगा, और फिर P700 के पास जाके उसके अंदर समा जाएगा, है ना। डिफरेंस दिख रहा है? वो घूम फिर के शाम को घर वापस आ गया, ये नहीं आया, ये तो कहीं और ही निकल गया। ये बच्चे P700 के पास चला गया, है ना। जैसे कोई गया घर से और शाम को वापस आ गया, वो साइक्लिक है ना। ये देखो ये गया और फिर वापस नहीं आया, ये नॉन साइक्लिक है। गॉट इट? अब इलेक्ट्रॉन यहां जाके समा गया, सुनना, अटेंटिव रहना, ताकि आप हर एक क्वेश्चन, कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल जो भी आ जाए आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओ बहुत थोड़े टाइम स्पैन में। इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके समा गया। अब बेटे यहां दोबारा लाइट पड़ेगी, ठीक है जी, और दोबारा फोटो एक्साइटेशन होगा, और फिर से प्राइमरी एक्सेप्टर FES फेरेडॉक्सिन, ये पिछले वाले ही हैं जो आपने पिछले पाथवे में पढ़े, वहां से होता होता इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन NADP के पास पहुंच जाएगा। तो क्या सीखा हमने? ध्यान से सुनो, यहां से इलेक्ट्रॉन गया 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 और किसी को मिल गया। ये सारे जने इलेक्ट्रॉन की सप्लाई दे किसको रहे थे, है ना, वो आगे सप्लाई दे रहा था, आगे दे, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसको जाना था, देख लो किसको जाना था। ये इतना बड़ा पाथवे किसके लिए चल रहा है बेसिकली, है ना। वो अल्टीमेट एक्सेप्टर कौन है चीजों का? वो होता है NADP, और NADP स्ट्रोमा वाली साइड पे है, मतलब थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है ना अगर ये, तो ये स्ट्रोमल साइड की तरफ एक, जैसे ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है ना, तो एक मेम्ब्रेन का इस तरफ जो हिस्सा होगा स्ट्रोमा वाली साइड पे, वहां से ये NADP जो है ना ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सम अप कर दूं, इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहां गया, फिर लाइट पड़ी, फिर यहां गया, NADP ने पकड़ा, इलेक्ट्रॉन उसने यहां से पकड़े, प्रोटॉन उसने स्ट्रोमा से पकड़े, क्योंकि ये सारी रिएक्शन स्ट्रोमा की तरफ हो रही है, तो NADP भी उधर ही बैठा है, ये प्रोसेस भी उधर ही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां से, प्रोटॉन यहां से, स्ट्रोमा वाली साइड से पकड़े जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इससे, और NADP का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, यही तो हम ढूंढ रहे थे। ATP तो बनेगा, ये बनेगा, साथ में एक और भी प्रोडक्ट बनेगी जिसका नाम है NADPH2। पिछले पाथवे में सिर्फ ATP बना था, यहां ATP के साथ और कौन बनेगा? NADPH2। डिफरेंस देखिए आपको, वहां एक सिस्टम इन्वॉल्व था, यहां दोनों सिस्टम इन्वॉल्व हैं, वहां सिर्फ ATP बना, यहां ATP के साथ NADPH2 भी बना। गॉट इट? तो यहां से इलेक्ट्रॉन होता होता NADP को मिला, NADP को इलेक्ट्रॉन मिला, और जिधर NADP बैठा था स्ट्रोमा की तरफ, उधर से उसने एक प्रोटॉन्स को भी उठाना शुरू कर दिया, और NADP को जब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोगे तो वो रिड्यूस होके NADPH2 यानी रिड्यूसिंग पावर बन जाएगा। बेटे ध्यान से NCERT की डायग्राम देखना, ये प्रोसेस एंजाइमेटिक होता है। लाइट रिएक्शन में हम ज्यादा एंजाइम्स की बात नहीं करते, लेकिन ये प्रोसेस एंजाइमेटिक है। एंजाइम का नाम फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेस है। देखो एक मिनट देखो, फेरेडॉक्सिन NADP और रिडक्शन हुआ, फेरेडॉक्सिन
NADP और रिडक्शन हुआ, सो इट इज फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, FNR करके लिखा हुआ है, छोटा सा ढूंढना पड़ता है एनसीईआरटी में। ये फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम है जो इस प्रोसेस को कराएगा। दोबारा बोल दूं, ये थोड़ा बाहर की तरफ हो रहा है, समझ गए हो? अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगी ना तो एग्जैक्ट आपको दिखेगा कि किधर हुआ। ये साइक्लिक नहीं था, ये नॉन साइक्लिक था, यहां ATP के साथ NADPH2 भी बना। लास्ट पॉइंट पे आते इसके, तो बढ़िया हो गया, दो दो चीजें बन गई है ना। पर बेटे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस ही नहीं आया, इलेक्ट्रॉन निकला और फिर आगे चला गया, वापस ही नहीं आया। इसका मतलब थोड़ी देर में इस फोटो सेंटर में इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा। हमें इसको चार्जिंग प्लग पे डालना पड़ेगा, हमें इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई देनी पड़ेगी। पानी को तोड़ के उस इलेक्ट्रॉन की सप्लाई दी जाती है, इसका मतलब पानी भी टूटेगा, है ना। उधर इलेक्ट्रॉन गया और फिर आ गया था ना, इधर जो इलेक्ट्रॉन गया वो तो आया ही नहीं, फिर ये कितनी देर अपने इलेक्ट्रॉन भेजता रहेगा। दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर ये पाथवे बंद हो सकता है। इसका मतलब हमें साथ के साथ किसी इलेक्ट्रॉन डोनर को लगाना पड़ेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन देता रहे, आगे कहानी चलती रहे। तो हमें इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे देना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स वो कौन होता है? पानी होता है। सुनना ध्यान से, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगी हूं। पानी यहाँ पे टूटेगा, पानी का ब्रेकडाउन होगा, लाइट की मदद से पानी टूटे तो इसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। मैं अभी सिंपलिसिटी के लिए आपको एक पानी का सिंगल मॉलिक्यूल तोड़ के दिखा रही हूं। 2 प्रोटॉन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे और हाफ वाटर बनेगा, सॉरी हाफ ऑक्सीजन बनेगी, है ना। ये नेसेंट ऑक्सीजन है, और एक्चुअली रियलिटी में 2 पानी टूटते हैं, ये नहीं रिलीज होता। पर अभी कैलकुलेशन में मैं आपको 1 वाटर का ब्रेकेज दिखा रही हूं, थोड़ी देर बाद मैं ना डबल कर दूंगी इसको। चलो पहले 1 वाटर का देखते हैं। एक पानी टूटा, 2 प्रोटॉन बने, 2 इलेक्ट्रॉन बने, हाफ ऑक्सीजन बनी, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। रास्ते में कोई बैठा है, ठीक है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के आगे पास कर देगा, हम इसको YZ कैरियर बुलाते हैं। ठीक है जी, तो उसको अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, किसी ने तोड़ तोड़ के इलेक्ट्रॉन देने शुरू कर दिए हैं। एक कैरियर बैठा है जो पकड़ पकड़ के इलेक्ट्रॉन की सप्लाई आगे दे रहा है, ये अननोन कैरियर है तो Y बुलाते हैं। और नीचे Z का निशान क्यों डाला वो आपने देख ही लिया, ये Z स्कीम थी पहले, इसको Z स्कीम बुलाते हैं। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ये टायरोसिन है, पर बहुत सारे अभी एग्री नहीं भी करते, तो हम इसको अननोन कैरियर बोल देते हैं। ये पकड़ पकड़ के ना पानी तोड़ के बोलेगा मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, ये कैरियर उन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और आगे ट्रांसमिट कर देगा। बस बेटे लग गया चार्जिंग प्लग पे, अब घबराने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई जाती जाएगी, ये प्रोसेस चलता जाएगा, ATP और NADPH2 का प्रोडक्शन होता जाएगा। ये होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और इसको वाइंड अप करने से पहले क्या आपने ये नोटिस कर लिया कि यहाँ पे ATP NADPH2 के साथ और किस चीज का रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन का। अब आप कहोगे नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना। आप कहोगे भाई ऑक्सीजन तो निकली नहीं, ये तो नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन तो बहुत रिएक्टिव होती है। बेटे वो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सिंगल वाटर मॉलिक्यूल लिया था, बट रियलिटी आप लोग समझते हो, मुझे इन सारी चीजों को डबल करना है। अब नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ध्यान से देखोगे। रियलिटी ये नहीं है 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं, सो फिर सब चीज डबल कर देती हूं मैं। ये देखना, 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे, फिर इस हिसाब से बेटे यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलेगा। सो पानी 2 टूटते हैं, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अब मैं डबल कर देती हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन। आगे भी कितने जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, फिर से यहां 4 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ध्यान से देखना, सब डबल, आप जो रह गया सब डबल कर सकते हो। ATP भी डबल कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 4, प्रोटॉन भी 4, है ना, ये सारे भी डबल डबल। सो वहीं आप आराम से वीडियो देखना, जो भी था मैंने उसको डबल कर दिया, क्योंकि पानी का एक मॉलिक्यूल तोड़ा था। रियलिटी ये है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं तभी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज हो पाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को आई होप आपने सुन लिया। क्वेश्चन पे आते, अपने क्वेश्चन पे आते।
4 इलेक्ट्रॉन का जंप मरवाना है, 4 इलेक्ट्रॉन का जंप मरवाना है। इसका मतलब यहां पे 4 क्वांटा लाइट के देने पड़े होंगे। 4 क्वांटा से 1 क्वांटा से 1 क्वांटम से 1 इलेक्ट्रॉन जंप मारता है, तो 4 क्वांटम दिए, 4 इलेक्ट्रॉन जंप मारे, वो 4 का फ्लो हुआ, समा गए, फिर से यहां 4 क्वांटम देने पड़ेंगे, फिर से कहानी आगे जाएगी। सो बेटा जी 4 इलेक्ट्रॉन को जंप मरवाया, पर इलेक्ट्रॉन 1 क्वांटम चाहिए, 4 क्वांटम इधर लगे, जाके समा गए, फिर फोटो एक्साइटेशन हुआ, 4 क्वांटम इधर लगे और फिर चीजें बनी। इसका मतलब लेट्स कंक्लूड दिस पाथवे। इसका मतलब 8 क्वांटा लगे तब जाके एक ऑक्सीजन रिलीज होगा। 8 क्वांटा लगेंगे तब जाके एक ऑक्सीजन रिलीज होगा। 8 क्वांटा से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज होगा। सुन लिया आपने, इसको बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। 4 इलेक्ट्रॉन यहां, 4 यहां, 4 क्वांटा इसको जंप मरवाने में लगे, 4 इसको जंप मरवाने में, 8 क्वांटा, तब जाके एक ऑक्सीजन रिलीज हुआ। 8 क्वांटा से एक ऑक्सीजन रिलीज होता है और इसी को हम बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। 8 क्वांटा से एक ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है जी। अब मुझे नहीं लगता आप किसी भी क्वेश्चन पे कभी भी अटकोगे, किसी भी तरीके का नीट में सवाल आ जाए, पर आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने इसको आराम से तसल्ली से हर एक चीज को देख लिया। ठीक है जी। तो ये एक मेन पाथवे था। बहुत कुछ बनाया बेचारे ने, एटीपी भी बनाई, NADPH2 भी बनाया, पानी भी तोड़ा, ऑक्सीजन भी निकाली। पानी को तोड़ने के लिए यहां हमें एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है, जो कि मैंगनीज आयन का, क्लोराइड आयन का और कैल्शियम आयन का बना होता है। सो पानी तोड़ना बड़ा मुश्किल था। यहां पानी को तोड़ने में ना एक कॉम्प्लेक्स ने काम किया है, ऐसे नहीं टूट गया पानी, प्रॉपर मशीनरी है जिसने पानी को तोड़ा। नाम है उसका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। वो थोड़ा अंदर की तरफ होता है, जैसे मैंने बताया ना NADP का रिडक्शन बाहर की तरफ होता है। ये देख लो ना आप, डायग्राम देखो, डायग्राम के इस कोने में पानी का ब्रेकेज है और डायग्राम के उस कोने में NADP का रिडक्शन। सो ये अंदर की तरफ हो रहा है ल्यूमेन साइड पे, और वो प्रोसेस हो रहा है उधर बाहर स्ट्रोमल साइड पे। पानी का ऑक्सीडेशन ल्यूमेन साइड पे हो रहा है और NADP का रिडक्शन स्ट्रोमल साइड पे हो रहा है, और पानी को तोड़ने वाली मशीनरी को ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बुलाते हैं, जिसके अंदर मैंगनीज, कैल्शियम, क्लोराइड आयंस हैं। अब हर आयन का अपना अपना रोल है। मैंगनीज वाटर से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, हाइड्रोक्सिल कंपोनेंट होता है ना जो पानी का, उससे इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, और कैल्शियम और क्लोराइड इस ऑक्सीजन को रिलीज कराएंगे। सो उनका अपना अपना फंक्शन है। अब पॉइंट ये है कि कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि लाइट से पानी टूट गया ना, टूट गया ना, फिर वो कहते हैं समुद्र का पानी क्यों नहीं टूट जाता, इतनी लाइट है रोज आती है, फिर तो फोटोलाइसिस समुद्र का भी हो जाना चाहिए। तो आंसर दे दिया मैंने। पानी को तोड़ने के लिए एक मशीनरी चाहिए होती है, ऐसे नहीं पानी लाइट डाल दो पानी टूट जाएगा, ऐसे नहीं, हमें मशीनरी चाहिए। वो मशीनरी यहाँ पे थी, उसी ने इस वाटर को ब्रेक डाउन किया, तब जाके ये चीजें बनी। अब आपको मैं आगे ना एक डायग्राम दिखाऊंगी, ध्यान से सुनना। अब इसी सारी चीज को सोचो, सोचो, दोबारा सोचो, कहां हुआ, कहां हुआ, सीख लिया हमने, हुआ कहां, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में हुआ। ये प्रोसेस अब मैं एक समरी की फॉर्म में थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फिट कर दूंगी। ये सारा प्रोसेस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में हुआ है। ठीक है जी। अब थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस हुआ, ध्यान से देखो, पहले यहां फिट कर देना मैंने, अभी ये सारी चीज मैंने यहां पे फिट कर देनी है ना। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले, है ना, अब देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्ट करेगा, इन क्वेश्चंस को देखो। अब अगर आपने मुझे सुना था तो ये क्वेश्चन तो सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। पढ़े जरा, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी अभी हमने पढ़ा है, ए जो है वो बेटे लाइट पड़ रही है, 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी। ये PS2 पहले काम करेगा, ये PS1 बाद में काम करेगा और NADPH2 बनेगा। 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ी, फिर किसने काम किया था पहले, PS2 ने ना, फिर PS1 ने काम किया था और NADPH2 एंड में बना। इसका मतलब उन्होंने पूछा है कि ABCD क्या है, सो आंसर हमारा आएगा 4। चले आगे, चलो। लाइट रिएक्शन में
आपको एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। आपको पूछ सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस सुन लो, सीक्वेंस में भी गड़बड़ कर आते हो आप, ठीक है। सीक्वेंस कैसा है? सीक्वेंस ऐसे है, लाइट पड़ेगी स्टेप नंबर 1, पानी का ब्रेकडाउन होगा स्टेप नंबर 2, ऑक्सीजन का रिलीज होगा स्टेप नंबर 3 एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। ये जिसने नहीं पढ़ा वो कभी सोच भी नहीं सकता कि इस सीक्वेंस में फोटोसिंथेसिस को शो करना है। लाइट पड़ी, फर्स्ट पार्ट लाइट पड़ी, सेकंड पार्ट सुनो, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, चार्जिंग प्लग साथ में ही लग जाता है, उसको पता होता है यहां डेफिशिएंसी हो जानी है अभी। सो लाइट पड़ी, पानी का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन का रिलीज हुआ और फिर ये पाथवे आराम से चलता रहा और किस किस चीज का प्रोडक्शन हुआ? एटीपी और NADPH2। सो लाइट का पड़ना, पानी का ब्रेकडाउन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, ये सीक्वेंस था उस प्रोसेस का जो हमने अभी अभी सुना। चलो फिर करो सॉल्व। लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज में क्या क्या हुआ, जो भी हमने पढ़ा उसमें क्या क्या हुआ देखे जरा। लाइट पड़ी थी, यस। पानी टूटा था, यस। ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, बिल्कुल हुआ था। और क्या ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स बने थे? यही तो बनाए हमने इतनी मेहनत से, समझ गए ना। ये सारा कुछ होगा। सो आपका आंसर आएगा 4। पानी की ब्रेकडाउन में किस फोटो सेंटर का इन्वॉल्वमेंट होता है? सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बाय ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विद। बेटे P700 ने तो कोई पानी वानी नहीं तोड़ा था, ये P680 था। क्वांटम यील्ड है ना, देखो भाई देखो, ध्यान से देखो, 8 क्वांटा से 1 ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो फिर पर क्वांटा कितने ऑक्सीजन रिलीज होंगे? इट इज 1/8। 8 क्वांटा से 1 ऑक्सीजन रिलीज हुआ था और पर क्वांटा 1/8 ऑक्सीजन रिलीज हुए, ठीक है। ये ऊपर वाला होता है क्वांटम रिक्वायरमेंट और ये जो नीचे आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड पर क्वांटा है ना, दिस इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। ये क्वांटम रिक्वायरमेंट था, नीचे वाला क्वांटम यील्ड। पर 8 क्वांटा से 1 ऑक्सीजन, 1 क्वांटा से 1/8 ऑक्सीजन, इसका नाम क्वांटम रिक्वायरमेंट है, इसका नाम क्वांटम यील्ड है। सो क्वांटम यील्ड पूछिए, देखिए 1 मिनट जरा, आंसर आएगा 1/8। पर 1/8 12, इसीलिए कहते हैं सारी ऑप्शंस को ढंग से पढ़ लेना होता है। पहले ही आंसर मिल गया, आगे भी देख लो, हो सकता है कोई रिलेटेड और भी आंसर हो। तो ये 12% भी है, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर आएगा बोथ 1 एंड 3। जो प्रोसेस आपने अभी अभी सीखा वो यहां पे हुआ, ठीक है। पानी का ब्रेकडाउन इस तरफ हुआ और NADP का रिडक्शन देख लो इस तरफ हुआ। मैं बार बार कह रही थी ना इस चीज को, वाटर का ऑक्सीडेशन ल्यूमेन की तरफ होता है क्योंकि पानी को तोड़ने वाली मशीनरी OEC यहां पड़ी है, और NADP का रिडक्शन इस तरफ होता है क्योंकि FNR एंजाइम इस तरफ पड़ा है। ध्यान से देखना 1 मिनट, ये देखो, NADP का रिडक्शन होगा तो NADPH2 बनेगा। जो FNR है बच्चे वो इस तरफ पड़ा है, OEC इस तरफ पड़ा है, यही पढ़ा हमने। डायग्राम को ध्यान से देख लो, वो सब कुछ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हुआ, पानी का ब्रेकडाउन उधर हुआ, NADP का रिडक्शन इधर हुआ। बेटे जब पानी का ब्रेकडाउन होगा तो ल्यूमेन में प्रोटॉन्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा। गॉट इट? ये प्रोटॉन इकट्ठे हो गए, यहां प्रोटॉन यूज हो रहे हैं, समझ रहे हो, यहां पे प्रोटॉन यूज हो रहे हैं, यहां पे प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहां प्रोटॉन यूज हो रहे हैं रिडक्शन के लिए, यहां प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ETC का मकसद दिख गया आपको? ETC क्यों चलाई गई? भाई तू आगे इलेक्ट्रॉन दे दे, तू आगे दे दे, तू आगे, ये क्यों होता है? ETC चलती क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है? तो ETC का मकसद, चाहे फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ रहे हो चाहे रेस्पिरेशन का पढ़ रहे हो, एक ही मकसद होता है, टू क्रिएट अ प्रोटॉन का ग्रेडियंट। बन गया ग्रेडियंट, पानी की ब्रेकडाउन से प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे और उधर प्रोटॉन यूज करने की वजह से घटते चले जाएंगे। अंदर प्रोटॉन्स बढ़ेंगे यानी pH एसिडिक होने लगेगा, pH अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर हो जाता है। बाहर प्रोटॉन यूज हो रहे हैं सो pH 8, यही तो चाहिए था। ETC का मकसद हमेशा यही होता है, टू क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा एक तरफ प्रोटॉन कम।
इधर प्रोटॉन कम हो जाएंगे क्योंकि वो यूज हो रहे हैं, इधर प्रोटॉन बढ़ जाएंगे क्योंकि वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। यही तो चाहिए था हमें, प्रोटॉन का ग्रेडियंट ही तो हमें चाहिए था। बस बेटे ग्रेडियंट बन गया, ध्यान से देखना, प्रोटॉन का ग्रेडियंट ल्यूमेन में बन गया। रास्ते में जो प्लास्टोक्यूनोन आता है ना, वो भी प्रोटॉन उठा उठा के डालता है। प्रोटॉन प्लास्टोक्यूनोन जो होता है वो भी प्रोटॉन पंप होता है। तो बेसिकली वो साइटोक्रोम को आगे देने की कोशिश करता है, और साइटोक्रोम जो है ना वो लेता नहीं प्रोटॉन्स को। तो बहुत जगह पे साइटोक्रोम को भी पंप के नाम से लिखा होता है। द स्टोरी इज कि रास्ते में जो प्लास्टोक्यूनोन आया वो भी प्रोटॉन उठा के अगले जने को कहता है कि मेरे से पकड़ ले। आगे था साइटोक्रोम, वो कहता है मैंने नहीं लेने, तो वो प्रोटॉन इधर फेंकने पड़ेंगे। दैट मीन्स रास्ते में भी प्रोटॉन उठा उठा के फेंके जाएंगे। तो मैं सम अप कर रही हूं डायग्राम को, पानी के टूटने से प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्लास्टोक्यूनोन प्रोटॉन्स को उठा उठा के अंदर फेंकेगा, प्रोटॉन यहां बढ़ेगा उधर घटेगा। इसी का नाम प्रोटॉन का ग्रेडियंट है। ईटीसी का मकसद ही यही था, पूरा हो गया। और फिर वो प्रोटॉन इस रास्ते से बच्चे बाहर जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे प्लग्ड होते हैं जिनका नाम CF0 CF1 पार्टिकल होता है। तो एक तरफ प्रोटॉन बढ़ गए, एक तरफ कम हो गए। अब ये जगह छोटी सी नन्ही सी जगह है, जब ये प्रोटॉन से भर जाएगी तो वो वापस जाने की कोशिश करेंगे, तो इस रास्ते से वापस जाएंगे। देयर आर सम पार्टिकल्स व्हिच आर प्लग्ड ऑन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो इनको बाहर जाने का रास्ता देंगे। बेसल पीस को बुलाते हैं CF0, और ये बाहर की तरफ जो प्रोट्रूडेड पोर्शन है, ये भी आता होता नीट में, कौन सा एम्बेडेड पोर्शन है कौन सा प्रोट्रूडेड, ये एम्बेडेड है ये प्रोट्रूडेड है, वहां से प्रोटॉन बाहर जाएंगे। और इसके सर में एक एंजाइम होता है जिसको वो टर्बाइन जैसा घुमा जाते हैं, और जब वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो एडीपी को किस में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी में। ये है केमियोस्मोटिक पाथवे, और ये पाथवे आपको ये सिखाता है कि एटीपी कैसे बनता है। ठीक है, डायग्राम को ऑब्जर्व करो सारे जने, आराम से देखो, इनमें से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। तो ईटीसी चला, इधर प्रोटॉन बढ़े इधर घटे, ईटीसी का मकसद पूरा हो गया। दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन का ग्रेडियंट। और फिर जब वो प्रोटॉन का ग्रेडियंट टूटा, जब वो प्रोटॉन, पहले ग्रेडियंट बनता है फिर वो टूटता है, और जब वो ग्रेडियंट टूटता है तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है। सो पहले ग्रेडियंट बना फिर ब्रेक किया। कैसे ब्रेक होता है, वो कुछ पार्टिकल से प्रोटॉन बाहर डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, और फिर जाते जाते उसके सर में पड़े हुए एटीपी बनाने वाले एंजाइम को टर्बाइन जैसा घुमा जाएंगे। जब वो एंजाइम घूम जाए, यानी इस जगह में कन्फर्मेशनल चेंज आ जाए, तब आप देखोगे कि एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में। ये बच्चे हमें सिखा, मैं आपको क्लियरली एक चीज बता दूं, आप NADPH2 का प्रोडक्शन फटाफट सीख जाते हो। अच्छा, NADPH2 कैसे बना, ऑक्सीजन कैसे निकला, है ना, एटीपी कैसे बना, ये हम पहले याद ही करते हैं। जब मैं आपको साइक्लिक पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था याद कर लो एटीपी कैसे बना। अब पता चल गया कैसे बनता है, ऐसे बनता है एटीपी। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में एटीपी ऐसे बनता है। ईटीसी चलती है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, जब वो टूटता है तब एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ये पाथवे हम दोनों चैप्टर्स पे लगाते हैं, और इसको बच्चे केमियोस्मोटिक पाथवे बुलाते हैं। पीटर मिचेल का ये कॉन्सेप्ट था। और डायग्राम को आराम से ऑब्जर्व करने के बाद, चलो भाई देखो बढ़िया सा क्वेश्चन, हाँ, Which of the following is correct with respect to ATP synthesis through chemiosmotic pathway? जो हमने अभी अभी सीखा, बस वो ढूंढ रहे हैं कि क्या जो है इसके लिए करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इस कॉन्सेप्ट पे जाएगी। इट इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, बिल्कुल ठीक, प्रोटॉन का ग्रेडियंट ही तो हमने बनाया था अभी अभी। द प्रोटॉन अक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन अक्यूमुलेशन इज इन द ल्यूमेन। दोबारा चेक कर लो, प्रोटॉन की तरफ बढ़ेंगे, ये पूछ रहे स्ट्रोमा की तरफ बढ़ेंगे कि ल्यूमेन की तरफ बढ़ेंगे, बेटे ल्यूमेन की तरफ बढ़ेंगे। इसका मतलब ये ठीक है, जो कह रहे हैं कि बाहर की तरफ बढ़ेंगे वो गलत है। सो दो ठीक है यहाँ पे, A and C। ठीक है, दोबारा पढ़ लो, केमियोस्मोसिस में क्या क्या लगता है, कहते हैं प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, बिल्कुल ठीक, और प्रोटॉन ल्यूमेन में ज्यादा होते हैं, बिल्कुल ठीक, यहां लिखा है प्रोटॉन बाहर ज्यादा होते हैं, बाहर नहीं, बाहर कम होते हैं। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी हमारा आंसर आएगा 1।
यहां पे बच्चे लाइट रिएक्शन हमारी खत्म हो जाती है। एक और क्वेश्चन अभी अभी आपने देखा, उन पार्टिकल्स को, ये CF0 कंपोनेंट है उनका, ये CF1 कंपोनेंट है, यहां से प्रोटॉन पास करते हैं, उसके सर में पड़े हुए एंजाइम को घुमा जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो एडीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ के एटीपी में। यही सीखा था ना। तो बताओ फिर कन्फर्मेशनल चेंज कहां आया, यहां आया सारा कुछ, हाँ, CF1 में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शो ए कन्फर्मेशनल चेंज लीडिंग टू एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। कन्फर्मेशनल चेंज कहां आया, CF1 वाले हिस्से में। सो हमारा आंसर होगा 2। दिस इज द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन। और एक बोनस क्वेश्चन देख लो, स्टेटमेंट नंबर 1, PS2 is associated with water splitting complex which is located on the inner side of membrane of thylakoid। सीख लिया भैया हमने, ये ठीक है बिल्कुल। स्टेटमेंट नंबर 2, प्रोटॉन और ऑक्सीजन जो पानी की स्प्लिटिंग से बनते हैं वो ल्यूमिन की तरफ बनते हैं। बहुत बार हमने इसको रिपीट किया। सो दिस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। अब आपको पता है कि लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट को कहां यूज किया जाएगा, डार्क रिएक्शन में। और जब लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट को डार्क रिएक्शन में यूज किया जाएगा तो किसका प्रोडक्शन होगा, ग्लूकोज का। डार्क रिएक्शन का जो मेन पाथवे है दैट इज केल्विन साइकिल, जो मेल्विन केल्विन और उनके कोवर्कर्स ने ढूंढा था। डार्क रिएक्शन का मेन पाथवे केल्विन साइकिल है, जो मेल्विन केल्विन और उनके कोवर्कर्स ने ढूंढा था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइकिल था, बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया था और रेडियो एक्टिविटी को यूज करके ढूंढा गया था। पर आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये एक ऐसा पाथवे हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, जो दुनिया के हर एक प्लांट में होता है। एल्गी, ब्रायो, ट्रिडो, जिम्नो, एंजियो सब में होता है। इनफैक्ट इकलौता यही पाथवे है जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर सकता है। केल्विन साइकिल बुलाते हैं इसको, या C3 साइकिल बुलाते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनती है दैट इज, जो फर्स्ट इसके अंदर प्रोडक्ट बनती है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। इसीलिए बच्चे हम इसको C3 साइकिल बुलाते हैं। सो ये केल्विन साइकिल है या C3 साइकिल है। आपको नीट में कंफ्यूज करने के लिए बड़े सारे प्लांट्स का नाम दे सकते हैं, बताओ कहां चलता है, भाई सारे प्लांट्स में चलता है, क्योंकि यही पाथवे ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। आप देखोगे पहले स्टेप का नाम है कार्बोक्सिलेशन, दूसरे स्टेप में होती है रिडक्शन। पहले स्टेप का नाम कार्बोक्सिलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आके फिक्स होएगी। दूसरे स्टेप का नाम है रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन होएगी। और ये है वो स्टेप जिसमें पावर लाइट रिएक्शन से आके वो यूज करी जाएगी। सो ये सेकंड स्टेप होता है जिसमें लाइट रिएक्शन की पावर जो हमने अभी अभी बना के छोड़ी ATP NADPH2, वो स्टेप नंबर 2 में यूज होगा। और फिर कहते हैं ना साइकिल है, तो जहां से मैंने शुरू किया वहां पे खत्म भी करना होता है, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन स्टेप। तो 3 स्टेप हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जस्ट एक समरी या ट्रेलर है एनसीईआरटी ने जो दे रखा है, अदरवाइज ये बहुत लंबा चौड़ा पाथवे है और आपको वो नहीं करना, आपको यही करना है। नीट में यही से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग होती है बच्चे रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट नाम के केमिकल से। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा। ये है रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट जो होता है ना, ये 5 कार्बन वाली कीटो शुगर है। ये एक 5 कार्बन वाली कीटोस शुगर होती है और यहां से इस साइकिल की शुरुआत होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ये पिक करके आप देखोगे ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसने कार्बन डाइऑक्साइड को पिक किया और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो बड़े साल तो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग गए। 5 कार्बन वाला जब कार्बन को उठाएगा, जब 5 कार्बन वाला कार्बन को उठाएगा तो फिर तो प्रोडक्ट में बच्चे 6 कार्बन आने चाहिए थे, है ना। 5 कार्बन और इधर से 1 कार्बन, प्रोडक्ट में कितने कार्बन होने चाहिए थे, 6 कार्बन। लेकिन यहां 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा। फिर बैलेंस कैसे करेंगे बेटे, इसके मॉलिक्यूल्स को डबल कर देंगे, हो गया बैलेंस। और कितने सारे सवाल भी नीट के कवर हो गए इसमें। एक्सेप्टर कौन है, RUBP। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का नाम PGA, दिस इज कॉल्ड RUBP। और ये फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम होता है PGA, ये इनकी एब्रीविएशंस है। तो RUBP ने कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया,
5 कार्बन, 1 कार्बन होना चाहिए था 6 कार्बन, लेकिन प्रोडक्ट में है 3 कार्बन, तो हम उसके मॉलिक्यूल्स डबल कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। स्टेप का नाम है कार्बोक्सिलेशन, और इसको जो कैटालाइज करता है वो दुनिया का सबसे अबंडेंट एंजाइम है और उसका नाम है रुबिस्को। तो यहां बहुत सारे क्वेश्चन है, आई होप आपने देख लिया। एक्सेप्टर कौन है? ये। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सी है? ये। स्टेप का नाम है कार्बोक्सिलेशन। कैटालाइज कौन करेगा? रुबिस्को। और अब एनसीईआरटी पे आते हैं। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। अगर ये अच्छे से हो गया तो पाथवे चलेगा, और अगर ये गड़बड़ा गया तो सारा पाथवे खराब हो जाएगा। सो सबसे क्रूशियल स्टेप, इसलिए मैं इसको मार्क कर देती हूं थोड़ा सा, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है। तो नीट में आए कि क्रूशियल स्टेप फॉर केल्विन साइकिल कौन सा है, तो कार्बोक्सिलेशन यानी फर्स्ट स्टेप। जो प्रोडक्ट बनेगी, ध्यान से देखना, जो प्रोडक्ट बनेगी अब इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन के लिए पावर आएगी लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन में हमने अभी चीजें बना के छोड़ी थी ना, वो यहाँ पे बच्चे यूज होने, लाइट रिएक्शन वाली चीजें ये देखो यूज हो रही हैं। तभी कहते हैं ना लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में यूज होती है। ये देखो लाइट रिएक्शन में जो जो बना मैं वहां से यहां ले आई हूं, और यहां पे मैं उसको यूज करूंगी। ठीक है, चलो यूज करते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो हमें 2 एटीपी देने पड़ेंगे और 2 NADPH2 देने पड़ेंगे। 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 एटीपी और 2 NADPH2 देने पड़ेंगे। कहां से आएंगे? लाइट रिएक्शन से आएंगे। और ये देख के समझ आ रही है कि यहां पे रिडक्शन हो रहा है, और फिर रिडक्शन के बाद यहां पे ट्राइओस फॉस्फेट बनेगा, 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, फिर उससे आगे ग्लूकोस बनेगा, फिर सुक्रोस बनेगा, और फिर फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाएगा। अपना ध्यान थोड़ा सा बनाना, समझना। 2 मॉलिक्यूल इसके थे तो मुझे 2 एटीपी देना पड़ा और 2 NADPH2 देना पड़ा। जब आप एटीपी दोगे और वो यूज हो जाएगी तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो 2 NADPH2 आपने दिया वो हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन समझ आ गया, रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन के बाद ये पावर कहां से आई? लाइट रिएक्शन से आई। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। कितने एटीपी लगे, कितने NADPH2 लगे, वो भी देख लिया। समझ आ गया स्टेप आपको? अब आगे आपको समझना नहीं है, याद करना है। आगे बेटे एनसीईआरटी कहती है सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये यहां बहुत सारी रिएक्शन है, 8-10 रिएक्शन होती है यहाँ पे, तो आपको वो नहीं करना, टाइम नहीं वेस्ट करना अपना। ये चीज याद रखनी है, यही पूछी जाती नीट में। वो रिएक्शन को समराइज करके हमने यहाँ पे लिखा है, जो एनसीईआरटी की भी डायग्राम है, कि फिर बहुत सारी रिएक्शन स्टार्ट होंगी, ट्राइओस फॉस्फेट बनेंगे, ग्लूकोज बनेंगे, ग्लूकोज के बाद सुक्रोस बनेगा, फिर खाने को स्टोर करना है तो स्टार्च की फॉर्म में, यानी कि कर करा के ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया कि नहीं बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड को हमने असिमिलेटरी पावर और एंजाइम की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने असिमिलेटरी पावर और एंजाइम की मदद से फिक्स करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। यही तो होती है डार्क रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, यही डार्क रिएक्शन है, यही इकलौता पाथवे है जो ग्लूकोज बनाता है। तो हमारा टारगेट हो गया कंप्लीट। ये पावर कहां से आई है? लाइट रिएक्शन से आई है, समझ रहे हो? लाइट रिएक्शन से आई है। हो गया कंप्लीट। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि खत्म हो गई कहानी। बिल्कुल खत्म हो गई, टारगेट अचीव हो गया। पर मैं आपको बता चुकी हूं कि साइकिल जहां से शुरू करो वहां पे खत्म भी तो करना है, बार बार चलाना है ना इसको। तो फिर बेटे इसको वापस RUBP को रीजनरेट भी करना पड़ेगा, और रीजनरेट करने के लिए भी एक एटीपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, अब हो गया खत्म, केल्विन साइकिल हो गया खत्म। इतना ही याद करना और बहुत अच्छे से फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 3। सबसे क्रूशियल स्टेप कौन सा है? कार्बोक्सिलेशन। साइकिल बार बार चलता रहे, कंटिन्यूटी ऑफ साइकिल के लिए क्रूशियल स्टेप कौन सा है? रीजनरेशन। वैसे पूछे सबसे क्रूशियल कौन सा? कार्बोक्सिलेशन। फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ साइकिल क्रूशियल कौन सा है? रीजनरेशन। और हमारा टारगेट अचीव हो गया। मैं दोबारा बोल दूं, कार्बन डाइऑक्साइड ने असिमिलेटरी पावर को यूज करके, एंजाइम्स को यूज करके किस में कन्वर्ट कर लिया खुद को? ग्लूकोज में। ये है C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, और इस साइकिल को
कंक्लूड कर रही हूं मैं, ध्यान से देखना सारे जने। ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछता है कि हर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने एटीपी यूज हुए, तो बेटे 3 एटीपी यूज हुए और साथ में 2 NADPH2 यूज हुए। ये मैं कंक्लूजन लिख रही हूं एंड आई होप आप एग्री करोगे यहां पे, अगर आपने अच्छे से सुना। कितने एटीपी लगे बेटे टोटल साइकिल में बताना है? 2 इधर लगे, 1 इधर लगा, 3 लगे। NADPH2 कितने लगे? 2 लगे। सो इस साइकिल में 3 एटीपी लगे, 2 इधर 1 उधर, और 2 NADPH2 लगे। कहां से आए? लाइट रिएक्शन से आए। अब बेटे लाइट रिएक्शन में ना नॉन साइक्लिक से 2 एटीपी और 2 NADPH2 आएंगे। नॉन साइक्लिक में जितने एटीपी बनते हैं उतने NADPH2 बनते हैं, तो 2 तो वहां से आ गए। ये जो फालतू एटीपी, जो ऑड नंबर आपको यहां दिख रहा है, 1 एटीपी एक्स्ट्रा, ये आता है साइक्लिक से। 2 एटीपी 2 NADPH2 नॉन साइक्लिक से आएंगे, पर एटीपी NADPH2 के मुकाबले में एक ज्यादा है, वो साइक्लिक से आएगा, तभी उसको सप्लीमेंट्री पाथवे कहते हैं, हेल्पर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जो लैग है 2 एटीपी 2 NADPH2 तो नॉन साइक्लिक से आ जाएंगे, पर ये जो फालतू 1 एटीपी लगा हुआ है ये साइक्लिक से आएगा। हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। पर एक चीज जो आई होप आपके दिमाग में भी आई होगी कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बन जाएगा? क्या एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बन जाता है? नहीं, हमें एक नहीं बेटे, हमें इसी तरीके से 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने पड़ेंगे, तब जाके ग्लूकोज बनेगा। तो ये साइकिल 6 बारी घूमेगा, तब जाके एक ग्लूकोज बनेगा। 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के बाद, इस साइकिल को 6 बार घुमाने के बाद एक ग्लूकोज बनेगा। इसका मतलब मुझे जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी फिर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं यहां लिख रही हूं, देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्स करने ही पड़ेंगे, ग्लूकोज तभी बनेगा। तो फिर कितने एटीपी लगे बच्चे? 18। ये याद रखना है आपने, दूसरे साइकिल से कंपेयर करना है। 18 एटीपी लगे। और NADPH2 कितने लगे? 12। सो ये है हमारा एंड ऑफ केल्विन साइकिल। ध्यान से देख लो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होंगे, 18 एटीपी लगेंगे और 12 NADPH2 लगेंगे। दुनिया का हर एक पौधा इसको शो करता है। एल्गी में ये डिस्कवर हुआ था, लेकिन होता ये सारे प्लांट्स में है। लेकिन कभी कभी ना, कभी कभी सुनना, कभी कभी कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये साइकिल अकेला नहीं चलता, इसको हेल्प लेनी पड़ती है। C4 प्लांट्स बोलते हैं। वहां C3 के साथ एक और साइकिल चलता है C4। अब आप सोचोगे भाई वहां एडिशनल साइकिल क्यों चलता है? ये तो अपने आप में संपूर्ण साइकिल है, बिल्कुल है, कंप्लीट साइकिल है। बताते हैं आपको क्यों वहां C4 की मदद लेनी पड़ती है। बट उससे पहले ये एक बढ़िया सा नीट का क्वेश्चन, ध्यान से देखो और देखो, हो ही नहीं सकता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए। फिगर में ABCD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटे AB और D ये तो स्टेप के नाम है, और C हमने देखा प्रोडक्ट का नाम है। सो A क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेशन। B क्या हो जाएगा? रिडक्शन। D क्या है बेटा? C क्या है यहाँ पे? सुक्रोज। और D यहाँ पे क्या है? रीजनरेशन। सो पहला है कार्बोक्सिलेशन, है ना? B क्या है? रिडक्शन। C क्या है? प्रोडक्ट बनी हुई है। D कौन है? रीजनरेशन। सो ऑफ कोर्स दिस इज द आंसर, द थर्ड वन, राइट? सो ये हमारा आंसर। गॉट इट? सी? अच्छा, आगे सुन लो, रुबिस्को का एंजाइम कहां इन्वॉल्व होता है? फोटोलाइसिस में, कार्बन फिक्सेशन में, ETC इन PS1 में, ATP सिंथेसिस में। अभी पढ़ा है हमने, जस्ट अभी। तो कार्बन फिक्सेशन इन द केल्विन साइकिल में आप देख रहे हो, स्टेप नंबर 1 को वही कैटालाइज करता है। केल्विन साइकिल की कौन सी स्टेज नहीं है? हमने पढ़ी 3 होती हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ऑक्सीडेशन तो नहीं पढ़ा, ऑक्सीडेशन तो हमने पढ़ा है लाइट रिएक्शन में पानी का होता है। गॉट इट? अच्छा, हाउ मेनी टर्न ऑफ केल्विन साइकिल यील्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? 6 बार घुमाएंगे तब एक ग्लूकोज बनेगा। ये ऑप्शन, राइट? 2। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनना। कभी कभी C3 साइकिल या केल्विन साइकिल अकेले से बात नहीं बनती, कुछ कह लीजिए प्रॉब्लम आ जाती है, C3 साइकिल के साथ किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है? कैसे पता चला? ये कॉर्स्टेक नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार रिपोर्ट किया कि शुगर केन का जो प्लांट है ना, वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। वो मामूली से मामूली कार्बन डाइऑक्साइड को भी उठा रहा है, और वो ज्यादा ही कुछ एफिशिएंसी दिखा रहा है। शुगर केन का पौधा ज्यादा एफिशिएंसी दिखा रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मामूली से मामूली कार्बन डाइऑक्साइड को भी पिक कर रहा है, और
बढ़िया एफिशिएंसी दिखा रहा है। तो ऐसे करते हैं ना, शुगर केन के पत्ते का सेक्शन काट के देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या स्पेशलिटी है। और ऐसे ही प्लांट, शुगर केन, सॉरगम, एट्रीप्लेक्स, बहुत सारे पौधे हैं बच्चे जो ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं, गर्म एरियाज में रहते हैं, उनमें आपको ये पाथवे देखने को मिलेगा। तो करते हैं शुरू, ध्यान से देखना। मैंने शुगर केन के लीफ को कट किया। बेटे लीफ को कट करो तो मीजोफिल होता है बाहर, तो ये मीजोफिल टिश्यू, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो ये तो यहां तक तो ठीक है, पत्ते को काटो, मीजोफिल टिश्यू होता है, मीजोफिल टिश्यू के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन यहां जो बंडल शीथ के सेल थे, जो वैस्कुलर बंडल के अराउंड कवर होता है, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट था। दिस वाज अनयूजुअल। मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है तो पक्की बात है, लेकिन बंडल शीथ जिसका काम वेस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करने का है, उसमें क्लोरोप्लास्ट का क्या काम? इसका मतलब यहां भी क्लोरोप्लास्ट है। सो क्लोरोप्लास्ट यहां दो दो जगह पे है, फर्स्ट यहां पे और दूसरा यहां पे। ठीक है, ये बंडल शीथ के जो सेल हैं, ये काफी कंपैक्टली जुड़े होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, ये भी उन्होंने देखा। और ये काफी कंपैक्टली जॉइंड हैं, थिक वॉल्ड हैं, बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। मेन मुद्दे पे आते हैं, जब यहां क्लोरोप्लास्ट रिक्वायर्ड होता है तो फिर दो दो जगह पे क्लोरोप्लास्ट क्यों है? बेटे एक्चुअली कहानी ये है कि इसके क्लोरोप्लास्ट को दोनों काम करने नहीं आते। एक क्लोरोप्लास्ट लाइट फेस करनी जानता है, दूसरा डार्क फेस करनी जानता है। ये लाइट फेस करनी जानता है, लेकिन इसके पास रुबिस्को नहीं है, तो डार्क फेस नहीं करनी जानता। ये डार्क फेस करनी जानता है, लेकिन इसके पास ग्रेना नहीं है, तो लाइट फेस नहीं करनी जानता। तो क्या समझ आया? इसके पास रुबिस्को नहीं है तो डार्क वाला नहीं कर पाएगा, इसके पास ग्रेना ही नहीं है तो लाइट वाला नहीं कर पाएगा। इसका मतलब एक काम इसको आता है, एक काम इसको आता है, तो ये कॉपोरेट करके काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया चीज है ना, डिफरेंट बिल्कुल। भाई अभी तक तो हम कह रहे थे क्लोरोप्लास्ट दोनों काम करता है, अब पता चला ये लाइट रिएक्शन करनी जानता है, C3 नहीं कर पाएगा क्योंकि रुबिस्को एब्सेंट होता है, और इसके पास रुबिस्को है लेकिन ग्रेना नहीं है, इसलिए ये लाइट नहीं कर पाएगा। तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, एक काम एक को आता है, दूसरा दूसरे को आता है, तो मिलके कर लेते हैं। और एक चीज यहां पे देखी गई कि जो भी कुछ है ना, जो भी यहां है, चाहे वो मीजोफिल है, चाहे वो बंडल शीट है, वो सारे ना ऐसे रिंग्स में अरेंज्ड हैं। ध्यान से सुनना, रिंग्स में। इवन बंडल शीट के सेल भी कंसेंट्रिक रिंग्स में अरेंज्ड हैं, गोल गोल रिंग्स में। इसको बुलाते हैं क्रेन्स एनाटॉमी या रीथ एनाटॉमी, रिंग अरेंजमेंट। सारा कुछ यहाँ रिंग में है, मीजोफिल भी रिंग में, बंडल शीट सेल भी रिंग्स में, है ना। और सोच के देखना, जब कोई चीज रिंग में, छोटी रिंग, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो ये लूज एनाटॉमी होगी कि कंपैक्ट एनाटॉमी होगी? कंपैक्ट एनाटॉमी होती है, काफी कंपैक्ट, जिसके अपने फायदे हैं। पर बेटे फायदा बताने से पहले नाम जरूर याद कर लेना, इसको बुलाते हैं क्रेन्स एनाटॉमी या रीथ एनाटॉमी। सो देयर विल बी कंसेंट्रिक रिंग्स, छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अब जब सोचो तो समझ आ जाता है, अच्छा फिर ये कंपैक्ट एनाटॉमी होगी। अब फायदा सुनो, इस कंपैक्ट एनाटॉमी का क्या फायदा है? यहां से पानी नहीं उड़ पाएगा, फिर कंपैक्ट है ना, पानी अंदर ट्रैप्ड रहेगा। सो ये प्लांट पानी का कम लॉस करते हैं, ये प्लांट बढ़िया वाले प्लांट्स हैं, ये पानी का कम लॉस करते हैं क्योंकि कंपैक्ट है। फालतू लाइट को भी नहीं अंदर आने देते क्योंकि ये कंपैक्ट हैं, और इनकी एफिशिएंसी कार्बन डाइऑक्साइड को उठाने की बेटर देखी गई है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। सो कुल मिला के फिर टोटल क्या हुआ? दे आर मच बेटर प्लांट देन C3 प्लांट्स। इनको बुलाते हैं C4 प्लांट। और आप इनको पहचानोगे कैसे? आप इनके पत्ते का सेक्शन काट के देखो, अगर आपको क्रेन्स एनाटॉमी दिख गई तो वो C4 प्लांट होंगे। कहां मिलते हैं? हमारे एरिया में, ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं, गर्म एरियाज में मिलते हैं। शुगर केन इसका टिपिकल एग्जाम्पल है। तो ये होती है बच्चे क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक है जी, समझ आ गई आपको एनाटॉमी? अब एनाटॉमी में फर्क है तो फिर पाथवे में भी तो थोड़ा सा फर्क तो बनता ही है ना, बस उसी को देखते हैं। और आप ये भी समझ जाओगे कि केल्विन साइकिल को हेल्प क्यों लेनी पड़ी, जब वो अकेला चल सकता है और दुनिया का इकलौता पाथवे जो ग्लूकोज बना रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो फिर किसी की हेल्प क्यों ले रहा है? तो सुनना बच्चे, शुरू कर रहे हो मैं ध्यान से, और फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे। देखो यहां पे सबसे पहले आके लाइट गिरी, लाइट गिरी यहां पे, और मैं बोल रही हूं कि ये लाइट फेज करनी जानता है। ये देखो जी, लाइट गिरी और ये लाइट फेस करेगा। लाइट फेस में जो पावर बनेगी ATP और NADPH2,
वो अंदर भेज दी जाएगी और फिर यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगी। सो मिलके काम कर रहे हैं, है ना, दोनों को एक एक काम करना आता है तो मिलके कर रहे हैं। लाइट पड़ेगी, लाइट रिएक्शन होएगी, पावर बनेगी, अंदर जाएगी और बंडल शीथ सेल में उस पावर को यूज करके, रुबिस्को को यूज करके ग्लूकोज बना लिया जाएगा। सो मिलके काम करेंगे, है ना। अच्छा, इसको समझाने के लिए ना, मीजोफिल सेल में जो कुछ होगा वो मैं इस बॉक्स में लिख रही हूं और जो बंडल शीथ में होगा वो मैं इस बॉक्स में लिख रही हूं। ध्यान से देखना। चलो, सो सारे जने देखो, देखो आराम से देखो। यहां पे लाइट रिएक्शन आके पड़ी, लाइट पड़ी बच्चे, और यहां किस किस चीज का प्रोडक्शन हुआ, एटीपी का और NADPH2 का प्रोडक्शन हुआ। अभी देखा आपने। अच्छा, वो अंदर चले गए, है ना। सो देखो, दोबारा देखो, यहां पे ये बाहर वाला सेल है ना, लाइट आके पड़ी, लाइट रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बनी और अंदर चली गई और इसको मिल गई, है ना। तो बाहर वाली ने चीजें बना के अंदर दे दी। पर बेटे केल्विन साइकिल सिर्फ एटीपी और NADPH2 से थोड़ी चलता है। केल्विन साइकिल सिर्फ एटीपी और NADPH2 से थोड़ी चलता है। पावर बना के दे दी हमने, पर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए ना, रिडक्शन तो उसी का होना है। पावर तो मैंने दे दी काम करने के लिए, पर जिसको रिड्यूस करना है वो तो आया ही नहीं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है और वो तो बाहर पड़ी है। यहां उसको मांगा जा रहा है, भाई लाके दो, और पड़ी है इधर। लाइट की पावर भेज दी, लेकिन ये भी तो चाहिए और ये यहां अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट उसकी यहां है। इसका मतलब अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट के बीच का गैप फिल करना पड़ेगा। इसका मतलब मीजोफिल सेल को ही ये इनिशियली उठा के अंदर देनी पड़ेगी। C3 को लाइट की चीजें भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इधर है, मांग इधर रहे हैं, तो उठा के देना पड़ेगा। इसका मतलब इन मीजोफिल सेल्स को लाइट रिएक्शन के साथ एक और एडिशनल पाथवे करना पड़ेगा। बस बच्चे, उसी एडिशनल पाथवे का नाम क्या होता है, C4 साइकिल। तो C3 के साथ एक और साइकिल चलेगा, दैट इज कॉल्ड C4 साइकिल। इन प्लांट्स का नाम है C4 प्लांट्स। प्राइमरी एक्सेप्टर के तौर पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट काम करेगा। फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन वाली होती है, तभी इसका नाम C4 साइकिल है। ध्यान से सुनना, यहां एक्सेप्टर पेप है, एक्सेप्ट करने के बाद वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाएगा। 3 कार्बन और 1 कार्बन यहां से, तो प्रोडक्ट में 4 कार्बन, तभी इसका नाम C4 साइकिल है। फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा। मैलिक एसिड को बोला जाएगा कि तू अंदर जा, खुद को तोड़ और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई दे। तो ज्यादा नहीं है याद करने वाला, बहुत थोड़ा सा। आपने 4 नाम याद करने हैं, पेप, OAA, मेलेट और पाइरुवेट। पेप ने चीजें पकड़ी, OAA बना, मेलेट बना, और फिर मैलिक एसिड को या मेलेट को बोला जाता है, भाई तू अंदर जा, खुद को स्प्लिट कर, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई दे आ और वापस आ जा। ये देखो, वो अंदर गया, वो 4 कार्बन वाला था, ये भी 4 कार्बन वाला था, उसने सप्लाई दी और 3 कार्बन का कंपाउंड बनके वापस आ गया। दिस इज कॉल्ड पाइरुवेट। अब साइकिल जहां से शुरू करो वहां पे खत्म भी करना होता है। सो हमें पाइरुवेट को एटीपी देके रीजनरेट करवाना पड़ेगा, पेप बनना पड़ेगा। पाइरुवेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के लिए हमें इसको एटीपी देनी पड़ेगी। तो C3 के साथ एक और पाथवे चलाना ही पड़ेगा और उस पाथवे का नाम है C4। और जहां C3 के साथ C4 पाथवे चलता है उनको C4 प्लांट कहते हैं। गॉट इट? तो ये होते हैं बच्चे C4 प्लांट्स। ठीक है, अब कंक्लूड कर लेते हैं जैसे हमने वहां पे करा था। ये C4 प्लांट समझ आ गए? ये बहुत बढ़िया प्लांट है, ज्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं, पानी को उड़ाते भी नहीं हैं, समझ गए हो, फालतू लाइट भी अपने अंदर नहीं आने देते, ये काफी एफिशिएंट प्लांट है, मामूली से मामूली कार्बन डाइऑक्साइड को भी उठा लेते हैं। तो इस साइकिल को कंक्लूड करते हैं, ध्यान से देखना सारे जने। यहां एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए क्या यूज होगा? बेटे पहले तो मैं पुराना ही लिख देती हूँ, केल्विन साइकिल वाला, है ना। 3 ATP लगे थे और साथ में 2 NADPH2 लगे थे, ये तो C3 का। अब C4 वाला ऐड कर देते हैं, इसी के अंदर ऐड कर देते हैं, देखो, है ना, मैं मिटा रही हूँ, देख लेते हैं ना, क्योंकि C4 का भी अब इसमें ऐड करना पड़ेगा। चलो करें ऐड।
अच्छा C4 को देखो आप सारे जने, पावर एक जगह यूज हुई एक जगह प्रोड्यूस हुई, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना, तो इसको वापस लिख देती हूँ उतना ही। एक जगह यूज हुई एक जगह प्रोड्यूस हुई, वापस लिख दिया मैंने। एटीपी देखो आप, एटीपी 3 तो यहां लगे और इसको देखो ये भी लगा ना, पर बेटे जब एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होता है ना, वो 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन माना जाता है। ये एटीपी अगर एडीपी में बदलता तो मैं 1 एटीपी का यूज मानती, ये एएमपी में बदला, ये 2 एटीपी का यूज है, 2 फॉस्फेट यूज हुए हैं बेसिकली, तो 3 इधर 2 इधर यानी कि 5। तो दैट मीन्स इन प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, कोई बात नहीं, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये तो होते ही एनर्जी रिच एरियाज में, 5 एटीपी की जगह 10 मांगते वो भी मिल जाता। पर हाँ, जब इनको एटीपी मिल जाती है ना, एनर्जी मिल जाती है, तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो फिर एटीपी देने में क्या ही प्रॉब्लम है ना। लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज नहीं बनता, हमें मिनिमम 6 कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्स करने ही पड़ेंगे। दैट मीन्स फिर से अब मैं इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगी, 5 ठीक है, देखो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 30, ये हो गए 12, तो पावर तो NADPH2 तो उतनी लगी, लेकिन एटीपी ज्यादा लगे, कोई बात नहीं, एटीपी ज्यादा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये काम भी तो अच्छा कराएगा ना, तो ये बहुत ही एफिशिएंट प्लांट होते हैं। मूविंग टू द लास्ट एरिया, क्या रीजन था कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, क्या रीजन था, रीजन सुनो, 2 मेन चीजें हैं, ध्यान से सुनना। इनका जो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ना, जो शुरू करता है, जो इनिशियल फिक्सेशन करता है, वो बहुत एफिशिएंट है। यहां रुबिस्को भी काम कर रहा है, वो भी अच्छा एंजाइम है, लेकिन रुबिस्को ना कभी कभी चीटिंग करता है, लेकिन जो इनका एंजाइम है ना बेटा, पेप कार्बोक्सिलेज, उसको क्रेडिट जाता है। वो बहुत बढ़िया एंजाइम है, जिसने इस प्रोसेस को इन प्लांट्स में शुरू किया, वो बहुत अच्छा एंजाइम है, वो कभी चीटिंग नहीं करता, वो कभी ऑक्सीजन को पिक नहीं करेगा, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को ही पिक करेगा, और चाहे मामूली से मामूली कार्बन डाइऑक्साइड हो वो उसको भी उठाएगा। सो बहुत सारा क्रेडिट जाता है इस एंजाइम को, जो जहां से काम शुरू होता है, वो बहुत एफिशिएंट एंजाइम है, और इसीलिए ये बहुत एफिशिएंट प्लांट्स हैं। लेकिन बेटे ये रुबिस्को जो है ना, इसका कोई भरोसा नहीं, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। C4 आइडेंटिफाई द लेबल A, C4 आइडेंटिफाई द लेबल A। अभी क्या हमने, ऊपर वाला सेल किसको रिप्रेजेंट करेगा, मीजोफिल सेल को, और नीचे वाला B किसको रिप्रेजेंट करेगा, बंडल शीथ। उन्होंने A पूछा है, ऊपर वाला सेल याद आया, ऊपर वाला बॉक्स, तो हमारा आंसर होगा मीजोफिल। सो हमारा आंसर रहेगा बच्चे मीजोफिल, ये मीजोफिल है, ये बंडल शीथ है ना, बाकी तो कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अभी अभी जो प्लांट सीखे हैं, देखो कौन कौन सी स्टेटमेंट चल रही है उनपे। दीज प्लांट्स हैव पायरुवेट एज फर्स्ट प्रोडक्ट, नहीं पायरुवेट तो नहीं था फर्स्ट प्रोडक्ट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था। इन प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड को भर भर के फेंका जाता है, ये देखो भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड फेंकी जाती है, ठीक है ना, ये भी ठीक है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ठीक है। ये पानी को कम उड़ाते हैं, ये भी ठीक है। इनमें क्रेंजोनोटमी होती है, ये भी ठीक है। बंडल शीथ सेल के अंदर थोड़े क्लोरोप्लास्ट हैं, पतले हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, आप देख लो खुद, क्या इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे, और मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये बहुत मोटे सेल होते हैं। इसका मतलब जो भी यहाँ स्टेटमेंट लिखी है वो उल्टी लिखी है, होते इससे ऑपोजिट है, सो आई विल कट इट। दैट मींस उन्होंने पूछा है इनकरेक्ट बतानी है, तो इनकरेक्ट कौन सी है बेटा, ए और ई, दैट मींस हमारा आंसर आएगा ये, ठीक है। मूविंग टू द लास्ट एरिया, अच्छा एक और क्वेश्चन, द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन इन C3 एंड C4, C3 में कौन काम करता है, RUBP कार्बोक्सिलेज, और C4 में कौन काम करता है, अभी बताया मैंने उस एंजाइम को, पेप कार्बोक्सिलेज। तो इस हिसाब से अगर आप सारी ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो हमारा आंसर बन रहा है 2, RUBP कार्बोक्सिलेज C3 में एंड पेप कार्बोक्सिलेज C4 में। डन, ठीक है जी। मूविंग टू लास्ट एरिया, दोपहर में, कभी कभी गर्मियों के दिनों में दोपहर में गर्म एरियाज में एक प्रॉब्लम आने लग जाती है, लाइट की इंटेंसिटी बड़ी होती है ना उस टाइम, पर टेम्परेचर भी बड़ा होता है। गर्मियों में दोपहर में ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में लाइट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाती है, क्या होता है कि गैसेस की
अवेलेबिलिटी पे फर्क पड़ने लग जाता है। प्लांट ना अपने स्टोमेटा, थोड़े गर्मी हो जाती है दोपहर को बहुत ज्यादा, तो स्टोमेटा थोड़े थोड़े बंद करवा लेता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी घटती है और अंदर जो रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो प्लांट के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवेलेबिलिटी घटता है और ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी बढ़ता है। बस बट्टे ये थोड़ी गड़बड़ सी हो गई है। का एक एंजाइम जिसका नाम रुबिस्को है, अभी मैंने आपको उसका प्रॉब्लम बताया, उसके पास एक एक्टिव साइट होती है। वैसे तो उसकी ज्यादा अफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही है। रुबिस्को एक बढ़िया एंजाइम है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही उठाता है, उसको रिड्यूस करवाता है, हेल्प करता है, अच्छा काम करता है ना। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाए ना, फिर रुबिस्को चीटिंग करने लग जाता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे इन कंडीशंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड घटता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, तो वो ऑक्सीजन को उठाने लग जाता है। बस बच्चे यहीं पे एक बड़ा वेस्टफुल पाथवे स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। समझ गए? तो फोटो रेस्पिरेशन पाथवे में आप देखोगे कि जब कभी, मैं सम अप कर दूं, लाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी घटेगी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तब रुबिस्को जो है वो चीटर बन जाता है। वो कहता है मैं नहीं उठाऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड को, मैं ऑक्सीजन को उठाऊंगा। बस, और वैसे भी ना इन दोनों मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर कंपैटिबिलिटी है, मतलब एक ही जगह पे दोनों बाइंड हो सकते हैं पर एट ए टाइम वन बाइंड होगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अब कम जुड़ना स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी इसकी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी बढ़ेगी, ध्यान से सुनना, और जैसे ही ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी बढ़ेगी, लिसन केयरफुली, तब आप देखोगे कि RuBp, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी आई नहीं, ठीक है ना, ऑक्सीजन आ गया, तो फिर यहां पीजीए का एक मॉलिक्यूल ही बन पाएगा और साथ में एक बड़ा अबनॉर्मल कंपाउंड बनेगा, ठीक है, जिसका नाम होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं यहां लिख रही हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल रहे। RuBp पीजीए के दो मॉलिक्यूल बनाने की बजाय एक मॉलिक्यूल बनाएगा और साथ में कुछ एबनॉर्मल बनेगा, जिससे एक बहुत ही वेस्टफुल पाथवे स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम होता है फोटो रेस्पिरेशन। RuBp ने ऑक्सीजन को उठा लिया, बेसिकली 5 कार्बन थे ना बच्चे इसमें, तो एक बनेगा PGA3 कार्बन और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ऐसा तो हमने पहले पढ़ा नहीं है, हमने तो पढ़ा 2 PGA बनते हैं, यहां एक बनेगा और एक कुछ और ही बन गया है। बस वहीं से एक वेस्टफुल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। ये इसी ने पंगा डाला है, इसी ने गड़बड़ करी है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेता तो ऐसा कुछ होता ही ना। तो रुबिस्को की चीटिंग की वजह से कभी कभी एक बड़ा ही वेस्टफुल पाथवे स्टार्ट हो जाता है। आपने याद रखना है ये प्रॉब्लम C3 को आती है। और इस पाथवे को मैं बार बार वेस्टफुल क्यों कह रही हूं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बनता, ना ATP, ना NADPH2, ना शुगर। उल्टा जो फिक्स्ड कार्बन है ना, जो ऑलरेडी इकट्ठी करके रखी गई थी, वो भी 1/4 उड़ा दी जाती है। तो कमाया कुमाया कुछ नहीं है ना, जो पीछे से आया था वो भी सारा उड़ा दिया। समझ गए? तो ये पाथवे, इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। आई होप अब आपको क्वेश्चन फटाफट समझ आ जाना है। इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज सिंथेसिस ऑफ, कुछ नहीं बनता भाई, सिंथेसिस ऑफ बोथ शुगर एंड ATP नहीं होता, सिंथेसिस ऑफ नीदर शुगर नॉर ATP, है ना। तो ये ठीक है, कुछ नहीं बनता, इसको टिक लगा देते हैं। आगे, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, है ना, फोटो रेस्पिरेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ATP यूज होगी। ऑप्शंस को दोबारा देखो, इस पाथवे में कुछ नहीं बनता, सिंथेसिस ऑफ बोथ शुगर, कुछ बनता ही नहीं, मैं बोल रही हूँ, है ना, टिक क्रॉस कर देते हैं इसको। फिर कहते हैं कुछ नहीं बनता, ये ठीक हो गया। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बेटे फोटो रेस्पिरेशन में प्लांट ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, और ATP बनाता नहीं है, यूटिलाइज करता है। सो ये दोनों ऑप्शन जो आप नीचे की तरफ देख रहे हो ये बिल्कुल करेक्ट है। सो उन्होंने फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पूछा है, सो दिस विल बी द आंसर। लास्ट पॉइंट, एक ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, वो यहां पे भी लगेगा। जब किसी प्रोसेस को बड़े जने कंट्रोल करते हैं, जब किसी प्रोसेस को बड़े
जने कंट्रोल करते हैं तो उसका जो ओवरऑल रेट है ना वो स्लोएस्ट फैक्टर डिसाइड करेगा। फोटोसिंथेसिस को भी बड़े जने कंट्रोल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, लाइट। हाँ, अब जो स्लोएस्ट फैक्टर होगा वही फोटोसिंथेसिस के ओवरऑल रेट को कंट्रोल करेगा। इसको ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं और ये फोटोसिंथेसिस पे भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, टेम्परेचर दे दिया, लेकिन मैंने उसको लाइट नहीं दी, तो लाइट यहां पे लिमिटिंग फैक्टर है। मैंने उसको ये सब चीजें दे दी लेकिन मैंने उसको लाइट नहीं दी, तो लाइट यहां लिमिटिंग फैक्टर है। अगर मैं लाइट को बढ़ाऊंगी तो रेट बढ़ेगा। सो ओवरऑल रेट इज डिसाइडेड बाय द पेस ऑफ स्लोएस्ट फैक्टर। मैंने इसकी कमी रखी इसलिए फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। अगर मैं चाहती हूं फोटोसिंथेसिस तेज हो जाए तो मुझे इस लाइट को बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। तो मैंने लाइट को देना शुरू किया, आप देखोगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन एक स्टेज पे ऐसे हो जाएगा ग्राफ, क्योंकि अब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा, अब कोई और लिमिटिंग फैक्टर हो गया होगा। तो जब तक लाइट को देने से रेट बढ़ रहा था, ठीक है ना, वो ये वाला फेज है, यहां पे ग्राफ ऐसे हो रहा है, यहां पे ग्राफ ऐसे। तो फिर बताओ, मैं इनको, ये पुराना सवाल है हमारा, इसको 3 फेजेस में डिवाइड कर देती हूं। कहां पे लाइट 100% लिमिटिंग फैक्टर था? बेटे जब उसको देने से रेट बढ़ रहा था वहां पे लाइट 100% लिमिटिंग फैक्टर था, यानी कि ए पे। फिर आप देखोगे, आप बताओ कहां लाइट लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं, जब हम उसको दे रहे थे लेकिन रेट बढ़ ही नहीं रहा था, इसका मतलब ये, और यहां पे लाइट ये बीच में आ रहा है, सो 50%। जस्ट कंक्लूडिंग लाइन, जब किसी प्रोसेस को बड़े जने कंट्रोल करते हैं तो उस प्रोसेस का ओवरऑल रेट स्लोएस्ट फैक्टर डिसाइड करता है। मैंने प्लांट को सारा कुछ दिया लेकिन लाइट नहीं दी, इसका मतलब स्लोएस्ट फैक्टर कौन है? लाइट। अब मैं लाइट बढ़ाऊंगी तो रेट बढ़ेगा, और बढ़ाऊंगी रेट और बढ़ेगा, फिर और बढ़ाऊंगी तो रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, अब कोई और लिमिटिंग फैक्टर। तो जहां लाइट को देने से रेट बढ़ा वहां 100% लाइट्स ने ही पंगा डाल रखा था, लेकिन अब लाइट देने से रेट नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब लाइट अब लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, कोई और ये बीच में स्टेज आ रही है, सो यहां लाइट 50% लिमिटिंग फैक्टर है। आई होप अब आपका फोटोसिंथेसिस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन गया होगा, और अब बिल्कुल नहीं घबराना, नीट में जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। बेस्ट ऑफ लक।